चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी आपको थोड़ा सा टाइम वो हुआ शुरू में, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा 45 तो 15 मिनट, 15 मिनट हम इसको एक्स्ट्रा लगा दें। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और स्क्रीन कुछ आपको नोट्स टाइप कुछ आए होंगे बेसिक्स के ग्रुप में, जो जो है उसको आ गए होंगे। थोड़ी बहुत थ्योरी की बातें पढ़ाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। और जो जूम वाले हैं, जी थोड़ा बहुत मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि बेसिकली एक है प्रैक्टिकल सीखना और एक है थ्योरी का पता होना। टैक्स में जो है वो थ्योरी का ज़्यादा बेहतर है कि पता हो, क्योंकि थ्योरी चेंज होती रहती है। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, रिटर्न फाइल करना आती है, कल को वो चेंज हो जाएगा, आप पुराने पे करते रहेंगे, तो मोस्टली जो कंसल्टेंट है वो अपने क्लाइंट को सही सर्विस नहीं दे सकेंगे। और जो वैसे बिजनेस को समझने के लिए आए हैं, वो भी शायद उस तरह से बेहतर ना समझ सके हो। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन से नाम से मैंने एक ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, पीडीएफ कह लें। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता जाऊंगा इनमें। सबसे पहले बेटा आप कुछ नहीं करेंगे, आप स्क्रीन को टच नहीं करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है टैक्स ईयर का, हम तकरीबन कर चुके हैं। पता है ना कि टैक्स ईयर नॉर्मली तो होता है जो है 30 जून को एंड होता है, लेकिन जो बाकी है वो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाते हैं, वो किसी सूरत में एंड हो जाते हैं। जब नॉर्मल से स्पेशल में जाते हैं, जो स्पेशल से नॉर्मल में जाते हैं, तो दरमियान में एक छोटा सा पीरियड होता है जिसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं, हमें पता है। अगर आप कमिश्नर से कहते हैं कि मुझे नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाना है, तो यस वो अलाउ कर सकता है। बाकी डिटेल आप इस सेक्शन 74 में पढ़ सकते हैं। अगर आपने आसान इंग्लिश में पढ़नी है तो इन नोट से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है मैं लॉ की लैंग्वेज, जैसे कि हमारे कुछ लॉयर हजरात हैं, तो वो फिर इस सेक्शन को ढूंढ के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाके वो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट एक ही बात होगी, थोड़ी सी एग्जांपल दी गई है आपके समझने के लिए, तो हमें ये किसी हद तक इसका अप्लाई पता चल गया। आगे चलते हैं। जब आगे बात करते हैं तो दो तीन चीजें हैं। मैं ये दो तीन बातें हैं, ठीक है। देखें, हम जो टैक्स पे करते हैं, अभी आपको पता है इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं हम। तो जब इनकम टैक्स हम पे करते हैं तो वो इनकम पे टैक्स होता है। इसका मतलब है इनकम पे टैक्स। जैसे कोई बिजनेस वाला कहता है मैंने चीज 100 रुपए की सेल की है, लगा दें इस पे टैक्स, क्योंकि यही सारी की सारी इसकी इनकम है। नहीं नहीं, ये इसकी इनकम नहीं है, इसमें खर्चा माइनस होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सपेंस। वो हाँ मैंने ये भी शेयर करना है, तो अभी मैं ये शेयर कर, जी बेटा। ठीक है, तो वो कहता है कि जनाब मेरा 80 रुपए खर्चा हो गया मेरी सेल, तो जो टैक्स लगेगा वो 10 पे नहीं लगेगा, 80 पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा? प्रॉफिट या इनकम पे। मैं थोड़ा बोलूंगा साथ में, आपको समझने, लिखाई कोई इतनी मेरी अच्छी नहीं है बस। चले, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल अगर बात करें, या एक्सपेंसेस, तो जो प्रॉफिट है इस पे टैक्स। जब हम कहते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम पे टैक्स। चले जी, हमें किसी हद तक समझ आ गई कि इनकम टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स, इनकम पे टैक्स। ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इसी तरह से, तो मैं कहता हूं भाई कितने सारे इनकम है, तो कानून कहता है 5 तरह की इनकम है। एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस, पता है ना? बिजनेस कहेंगे इतने की मेरी चीज सेल हुई, इतने की मैंने ली थी, फिर वो बिजली का बिल भी उसमें से निकालेगा, उसमें अपनी सैलरीज भी निकालेगा, ये सारी चीजें निकालेगा। इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से आएगी? पी एंड एल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्योरली एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको पता है, यानी सेल में से जितनी बिजनेस की सेल होगी, उसमें से अगर खर्चे माइनस कर दें, तो जो बाकी बचेगा हम कहेंगे ये उसका क्या है? ये उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स, ये हमें समझ आ गई, ओके है। प्रॉफिट पे टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। इसी तरह से इनकम फ्रॉम सैलरी, कौन सी वाली बेटा? इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अरे कुछ मुझसे बड़े बैठे हैं, अगर बेटा कह दो तो जो है आपने वो नहीं मानना, मोस्टली मुझसे छोटे ही हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा।
सैलरी हमेशा ग्रॉस पे लगती है। सैलरी पे टैक्स हमेशा किस पे लगता है? ग्रॉस। ग्रॉस से मुराद है ये ग्रॉस है, इसमें से कुछ लेस हुआ है, ये नेट है। नेट प्रॉफिट सुना हुआ है ना? तो सैलरी में से कुछ भी लेस नहीं होना, सैलरी हमेशा किस पे लगती है? ग्रॉस में। मतलब ये नहीं कहेगा मेरी इतनी सैलरी, इतने मेरे आने जाने के खर्चे, तो इस पे टैक्स लगाओ। नहीं नहीं, सैलरी टोटल पे लगता है, ग्रॉस पे लगता है। और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो किस पे लगता है? नेट पे। नेट प्रॉफिट। नहीं, क्वेश्चन आंसर हम जरा लेट कर देंगे थोड़ी देर बाद में आपके लिए, ठीक है? तो जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूं फिर आप मुझे क्लियर हो गया, अदरवाइज बात। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो किस पे लगेगी? ग्रॉस पे। और जो सैलरी है वो किस, सॉरी, नेट पे। इनकम फ्रॉम बिजनेस किस पे? देखा ना, दरमियान में रुके तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो नेट पे। इसका मतलब है जितनी रिसीट्स हमारे पास आएंगी उसमें से खर्चे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन सैलरी हमेशा किस पे लगनी है? ग्रॉस पे। ये हमें समझ आ गई जी। आगे चलते हैं। फिर तीसरा जो हमारा हेड होगा, दो हेड हमें पता चल गया, तीसरा जो हेड होगा उसको मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं, आपने पूरा पूरा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो पूरा पूरा लिखते जाए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जी हमें समझ आ गई। सैलरी मैं कहीं पे मुलाजमत करता हूँ, जितने मुझे पैसे मिलेंगे कुछ भी लेस नहीं करने देंगे, सारे के सारे पे टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने चीज बेची 100 रुपए की, 100 मिलियन कर ले, बढ़ाना है फिगर को तो 100 मिलियन कर ले, उसमें से मैं माइनस कर लूंगा अपने कितने, कौन से वाले, जो मेरे खर्चे हुए, जितने की चीज ली थी, जितना रेंट दे रहा हूँ बिल्डिंग का वगैरह वगैरह, वो सारा माइनस कर लूंगा। जब मैं आऊंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, मैंने कोई प्लाट, तीन तरह की चीजें, मैंने कोई प्लाट, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट ये लिया हुआ है और मैंने किराए पे दे दी, उससे जो मुझे किराया आ रहा, समझ ले, किराया आ रहा है 10 लाख, 10 मिलियन कर ले, किराया आ रहा है मुझे 10 मिलियन। वो कहता है इसमें भी कुछ एक्सपेंस माइनस होंगे, कौन से होंगे डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें से कुछ समझ ले 5 मिलियन के एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तो बाकी कितना बचा? 5 मिलियन। अब ये बताएं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट पे या ग्रॉस पे? नेट बेसिस पे कुछ ना कुछ माइनस करके फिर चले। तीसरा हेड भी हमें किसी हद तक पता चल गया कि अगर हम कोई प्लॉट, कोई बिल्डिंग, कुछ इस तरह का हम क्या दें, रेंट पे दें, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारी इनकम नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ हमें लेस करने देगा। क्या लेस करने देगा वो पूरा एक सेक्शन है, बल्कि दो सेक्शन है, हम उनको पढ़ लेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें समझ आए। चौथे नंबर पे वो कहता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सीजी। सीजी, ठीक है, कैपिटल गेन। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और चौथा क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैंने प्लाट लिया, प्लाट बेच दिया, क्या प्लाट किराए पे दिया? पर किराए पे दूं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर लूं और बेच दूं तो उससे कोई प्रॉफिट होगा? यस हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉफिट हो सकता है, यस प्रॉफिट हो सकता है, तो वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। फिर जनाब मैंने शेयर लिए, शेयर बेच दिए, तो उससे भी मुझे कोई गेन हो सकता है, यस हो सकता है, तो वो भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दो तीन और चीजें हैं, चले। इसका मतलब है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके अलावा कोई इनकम सोचे, सोचे आप में से जो फिजिकल बैठे हैं, कोई और इनकम? नहीं, वो तो है, वो तो मुझे पता है, वो तो हेड है, वो इनकम पता है। हाँ, इनहेरिटेंस से कुछ आया, ये इनकम नहीं है, ये आपका एसेट है, एग्रीकल्चर बिजनेस है एग्जेम्प्ट, है एग्जेम्प्ट। वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ बातें आपको पता है। मुझे कोई इनकम की एग्जांपल जी। हाँ जी, हमने बैंक में पैसे रखवाए और उससे मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये बिजनेस है, सैलरी है, प्लाट किराए पे दिया, बिल्डिंग किराए पे दी, बिल्डिंग ली, बिल्डिंग बेच दी, नहीं। तो जो किसी हेड में ना आए उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो किसी हेड में ना आए। तो ये 5 हेड होंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थोड़ा थोड़ा पता चल गया। बिजनेस का पता है आपको? जी पता है। सैलरी का पता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पता है। कोई भी बिल्डिंग
इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी। फर्क बताओ। एक बंदे ने गाड़ी किराए पे दी, उसका रेंट ए कार का बिजनेस है, गाड़ियां किराए पे देता है, रेंट ए कार का बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर बंदे का काम है, दो तीन बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो कहते हैं नहीं ये बिजनेस नहीं है, ये किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम। उसने वो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो क्या कहेंगे उसको, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चार हेड, पांच हेड हमें पता चले, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया। हमारा ज्यादातर जो वास्ता रहता है, ज्यादातर वो सैलरी के साथ और बिजनेस के साथ, सैलरी और बिजनेस के साथ। मैंने आप लोगों को एक शीट से सेंड की है एक्सेल की, उसमें काफी हद तक या किसी हद तक कह लें कि मैंने थोड़ा सा सैलरी पे काम किया है। ठीक है जी। तो फर्दर उधर मूव करने से पहले आपका क्वेश्चन जी, आपका क्वेश्चन। जी जी। वो भी तो मेरा ख्याल फ्लेक्सिबल नहीं होते ना। नहीं नहीं, वो आप जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही, लेकिन वो सैलरी के अंदर से हट है। मेडिकल अलाउंस है 10% तक एग्जाम्प्ट है, 10% तक मैक्सिमम। यानी अगर आप 11% ले लिया मेडिकल अलाउंस, तो 1% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं और उस मैं उसका क्वेश्चन जरा, उसका उसका क्वेश्चन बेसिक सैलरी का होगा 10% या ग्रॉस सैलरी। देखिए, बेसिक सैलरी का 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पशन है, सैलरी में आते हैं प्रोविडेंट फंड, तो सैलरी को हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो हम कर, थोड़ा बहुत हमें पता है सैलरी क्या है। ठीक है, ओके। नहीं जी, सैलरी क्या होती है हमें थोड़ा बहुत पता चल गया। ठीक है, बाकी हम कर लेंगे। तो 5 हेड तक अब हमारा जो है पता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी आपका क्वेश्चन जी बोलिए। सर, जब भी हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो उससे स्पेसिफिक रेंज तक इनकम बस जी वही वाली। और सैलरी अगर बैंक के अंदर हमने सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि कोई बिजनेस अकाउंट ही अपने रखवाया हुआ है। जी जी। बिजनेस अकाउंट से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह बैंक मुजारबा वगैरह करता है, तो वो भी अदर सोर्सेज में नहीं नहीं, वो बिजनेस की इनकम, जैसे बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, मतलब बिजनेस का सेविंग अकाउंट है, तो वो कहते हैं बिजनेस को तो जी, बिजनेस को तो जी। अच्छा सर, जो ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन नंबर 20 में अलाउएबल इनकम और सेक्शन नंबर 21 में नॉन अलाउएबल एक्सपेंस जो होते हैं, इनको थोड़ा सा नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा नहीं, ढेर सारा करेंगे हम। इनकम फ्रॉम बिजनेस को ढेर सारा पढ़ेंगे, और हर चीज बताऊंगा उसमें है सेक्शन 21 और क्या है बिजनेस जी। नहीं नहीं, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, मैं कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे। अगर रेंट कार का बिजनेस है तो कार मूव करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लैट है, घर है, या खाली प्लाट है, ये जो कार का है ये बिजनेस में आएगा, ये बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, रेंट कार का बिजनेस। नहीं नहीं, अगर गाड़ी लेते हैं, गाड़ी बेचते हैं, तो फिर आप सेल कर रहे हैं, गाड़ी किराए पे दी हुई है। ठीक है, दोनों बिजनेस। हाँ, सर्विस है, गुड करके जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है जी, प्रॉफिट पे लगता है जी जी। परचेज पे नहीं लगता, जैसे 18% जीएसटी हम परचेज। नहीं नहीं, वो तो सेल्स टैक्स हो गया ना, मैंने पहले अर्ज किया है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ जी जी। और बोलिए, चलो हम नेक्स्ट मैंने अपना ऑनलाइन क्या सर, बेचार कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं बच्चा, जिस जैसे Sir, छोटा I सा have क्वेश्चन a है ये, question. एक एक करके। आपने Sir, बताया कि income. सर नहीं आपका देखिए, ओके, एक मिनट। ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है? जी जी, वो आप हैंड कर रहे रेज थे। करें, हैंड रेज करें। सजाद साहब आपका नाम कॉल करेंगे कि आप पूछिए सवाल, जैसे सानिया ने अभी किया। सानिया आप पूछिए प्लीज। जी जी बोलिए। Sir, वो सवाल income from capital gain again समझा दें, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद 5th नंबर तो उसको आपने तो कौन सा हमने बताया? डिटेल में पढ़ना है, जी, डिटेल इनकम में फ्रॉम पढ़ना कैपिटल है। गेन, नहीं, सर ओवरव्यू मैं लेते हैं। बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपने प्लाट लिया, प्लाट बेच दिया, 2 लाख का लिया, 4 लाख का बेच दिया, तो कुछ ना कुछ आपको बचत हुई, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। शेयर लिए, एक शेयर 100 रुपए का, 110 का बेचा, जो 10 रुपए पर शेयर आपको इनकम हुई है, वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। थोड़ा डिटेल से आगे बताऊंगा जी। दूसरा जी, राबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। क्विक क्वेश्चन वालेकुम सर, जो हमें स्पेशल व्हीकल्स होते हैं जिसमें टैक्स एग्जेम्प्ट होता है कैपिटल गेन जी। का, तो सर इसकी कैपिटल गेन को इंग्लिश। डिटेल से पढ़ेंगे तो स्पेशल पर्पस व्हीकल और स्पेशल व्हीकल, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू बट सो अभी मच मैं सर। ओवरव्यू दे रहा हूं कि 5 हेड्स होते हैं, तो हेड्स की डिटेल ना पूछे, इन हेड की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि होते क्या है।
ओके सर, थैंक यू। जी ठीक है, ओके, फिजिकल और इसके खत्म हो गए, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। यही वाली बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर मैं जाऊं, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूं बच्चों को। जी, अगर हम यहाँ पे आए तो सेक्शन 9 है, सेक्शन 11 है। अगर हम सेक्शन 11 पे जाएं तो यही वाली चीजें तकरीबन लिखी हुई हैं। ये सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये है वो। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे लिखी है, यही वाली बात लिखी हो कि किसी अगर रिसीट्स ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो फिर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्लियर हो गया? हमने किसी हद तक ये पढ़ लिया। आज थोड़ा सा हम सैलरी को टच करते हैं। सैलरी के बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, और जब हम इस सैलरी को किसी हद तक पढ़ लेंगे तो आज मैं एक समरी शेयर कर दूंगा कि हमने सैलरी, और फिर समरी नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। जरा सैलरी के बारे में हम आज थोड़ा उस पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, और फिर उसकी रिटर्न फाइल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। क्लियर है जी? सैलरी के बारे में हम चलते हैं, और मैं दोबारा इधर जाता हूं जहां पे मैं अपने जो है वर्किंग कर रहा था, ताकि ऑनलाइन को भी नजर आ रहे, और मैं उनके साथ ये शेयर भी कर रहा हूं। चलें जी, किसी हद तक हमें पता चल गया सैलरी क्या होती है। ठीक है, किसी हद तक, किसी हद तक। अब हम सैलरी को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सैलरी मैंने बताया ग्रॉस पे लेते हैं, ग्रॉस पे। सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होती, कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होते। सैलरी आपको सैलरी मिल रही है, आपको दिहाड़ी की बेस पे वेजेस मिल रहे हैं, आपको कुछ भी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सैलरी है। कुछ लोगों को वर्क कंडीशन सप्लीमेंट मिलते हैं, लाइक कोई डेंजरस काम करने के, जैसे केमिकल वाला होता है, जैसे आप माइनिंग करते हैं, वो कहते हैं वो भी सैलरी है। पहला, कोई भी कैश या कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या है? वो सैलरी है। पहले हमें पता चल गया। अब वो दूसरी बात जो करता है, वो कहता है सैलरी आपकी जो आपको मिली, आपके, मैं इधर थोड़ी सी एक एग्जांपल बना दूं। जे डॉट, ठीक है, एक आदमी है, वो सफायर से छोड़ के आया और कहाँ पे पहुंचा है? जे डॉट के पास। ये कंपीटिंग बिजनेस है, तो एक आदमी। अब सफायर के पास उसका कुछ ना कुछ बकाया रहता था। ठीक है, जब वो जे डॉट के पास आ गया, सफायर से कुछ पैसे आए, बैठा कहाँ पे हुआ है? जे डॉट में। तो अब वो उसका एम्प्लॉयर तो नहीं है, नहीं समझे? एनी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी। वो कह रहे मेरा एम्प्लॉयर तो क्या है? जे डॉट है, मुझे तो किसी और बंदे से मिल रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर या किसी आने वाले एम्प्लॉयर से। जैसे वो बोनेंजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, बोनेंजा वाले कहते हैं अगले महीने से हमारे पास आ जाओ, अभी हम तुम्हें 2 लाख दे देते। हालांकि बोनेंजा तो उसका आने वाला फ्यूचर का एम्प्लॉयर है, अभी तो एम्प्लॉयर नहीं है। तो इस सूरत में वो कहते हैं आपके पिछले एम्प्लॉयर से पैसे मिले या आपके आने वाले एम्प्लॉयर से मिले, सैलरी है, ग्रॉस पे टेस्ट होगी। जी, हमें ये पता चल गया। अगली बार, ये सारे लॉ का पार्ट है, फिर आपको पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा बहुत और पता चल जाए। जी, हम कहते हैं उसने सैलरी तो ली है, लेकिन साथ में कार भी ले रहा, कार ली हुई है, और कार एम्प्लॉयर की है। ठीक है, तो अब जरा आपके नोट्स बनाने का वक्त आ गया। अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी हुई है, तो उसकी 3 कैटेगरीज हो जाती। ये सारा कानून पढ़ा रहा हूं। कार दी हुई है तो कितनी कैटेगरीज हो जाती है? 3। नंबर 1, उसने कहा ऐश करो, ये गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल में है। ध्यान रखिएगा, गाड़ी है एम्प्लॉयर की, उसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी है। लेकिन किस यूज के लिए? प्राइवेट यूज के लिए। घर लेके जाया करो, घर से यहां तक ऑफिस आया करो, लेकिन ऑफिस से आगे कहीं मीटिंग पे जाना हो तो फिर ये वाली गाड़ी इस्तेमाल ना करो, कोई और गाड़ी इस्तेमाल करो। तो हम कहते हैं ये किस पर्पस के लिए है? प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए। हम सैलरी को आप डिटेल से पढ़ रहे हैं, ओके, प्राइवेट यूज के लिए। फिर हमने कहा ठीक है, वो कहता है, एम्प्लॉयर कहता है ये लो गाड़ी। ठीक है, क्या एम्प्लॉयर गाड़ी देते हैं इस्तेमाल के लिए? यस, देते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। मैं जब शुरू में जॉब करता था, मुझे भी मिली हुई थी गाड़ी,
फिर मैं जॉब छोड़ के अपनी फर्म चलाना शुरू कर, तो यस देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हेलो, ये काइंडली लोग कंफर्म गाड़ी, कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जी जी स्टार्ट हो गई है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या लगा? जी जी क्लास स्टार्ट हो गई है, हो गई है, आप आ जाएं और बैठ जाएं। जी जी। अच्छा, तो उसने कहा ये गाड़ी है कि भाईजान खुद भी इस्तेमाल किया करो, और बिजनेस पर्पज के लिए अगर इस्लामाबाद मीटिंग करनी हो या लाहौर में कहीं टैक्स ऑफिस जाना हो तो आप ये गाड़ी इस्तेमाल किया करो। तो हम कहते हैं वो ना सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए है, बल्कि उसके ऑफिशियल यूज के लिए भी है। क्लियर हो गया? दो तरीके। अब तीसरा तरीका, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए। गाड़ी दे दी, ये लो गाड़ी, गाड़ी मेरी रहेगी, एम्प्लॉयर कहता है इस्तेमाल तुम करोगे। तो तीन तरीके हो सकते हैं, नंबर वन प्राइवेट यूज, नंबर टू प्राइवेट यूज है और कौन से वाला, ऑफिशियल प्लस, और आखिरी कौन से वाला, सिर्फ ऑफिशियल यूज है। वो कहता है भाईजान गाड़ी मुबारक हो तुम्हें, कहते थैंक यू सर, लेकिन शाम को घर जो है रिक्शे पे ही जाना है तुमने, इधर ही गाड़ी खड़ी करके जाओगे, तो वो कौन से वाली यूज होगा, ऑफिशियल। क्लियर हो गया? जहर है, अब ऑफिशियल यूज, तो क्या इंप्लायर की तरफ से इंप्लाई को कोई बेनिफिट है? जी कोई बेनिफिट नहीं है, लिहाजा 0% कुछ भी नहीं करना। अगर कार मिली हुई है लेकिन है सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए, तो क्या करना है, 0% उसकी सैलरी में ऐड करना है, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको फायदा ही कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं कौन से वाला। ठीक है, और ये एक्चुअली आपने करना है, जितने भी नॉर्मल कंसल्टेंट हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी अब जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, उनको ये बातें पता नहीं होती। अब एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई होती है, ठीक है, और वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, ये मुझे इतनी सैलरी मिली, और वो रिटर्न फाइल कर देते हैं, उससे पूछते भी नहीं भाई तुझे गाड़ी मिली हुई है। अगर गाड़ी मिली हुई है, कल को उसको नोटिस आएगा, कहेगा ये मेरी, मैंने वो करे, और उसके एम्प्लॉयर को जब खंगालेंगे या किसी तरह से पता चलेगा ये तुम्हारे पास गाड़ी किसकी है, कहेगा ये तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दी हुई है। तो भाईजान ये वाला कानून लगना था कि तुमने नहीं लगाया। अब ये एक एग्जांपल सुनिएगा जरा, क्यों जरूरी है टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के पहले कानून का पता होना। जरा देखिएगा, 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में मैंने रिटर्न फाइल की और गलत कर दी। मेरा बनता था उनको पे करना 10 लाख रुपए, और मैंने 4 लाख पे कर दिया। एक एग्जांपल है, कमिश्नर को पता चला 2024 में, क्या आपसे वो टैक्स लेगा? जी टैक्स लेगा, टैक्स तो लेगा। क्या आपने सही काम किया है या गलत काम किया? अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट को कम पैसे देके आपको पेनाल्टी लगाएगा। एक तो टैक्स लेगा, एक पेनाल्टी लगाएगा। तीसरी बात वो करेगा, भाईजान आपने 6 लाख रुपया गवर्नमेंट का कितने साल इस्तेमाल किया है? 4 साल, उस पे मुझे इंटरेस्ट भी दो। उसको कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। तो वो 6 लाख प्लस पेनाल्टी प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज। अगर आपने अपनी रिटर्न गलत फाइल की या किसी और की रिटर्न गलत फाइल की, तो वो, अगर आपने किसी और की रिटर्न फाइल की है, थोड़े बहुत पैसे चार्ज कर लिए, वो सीधा सीधा भाग आपके पास आएगा, गए तेरी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, तुमने मुझे बताना था कि कार भी सैलरी में ऐड होती। ओके बेट, चल आ जाए जी। प्राइवेट यूज प्लस, तो 5% ऑफ कार कॉस्ट, कार की जितनी कॉस्ट होगी 5% हर साल उसकी सैलरी में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और अगर प्राइवेट यूज के लिए है सिर्फ, तो 10% कार की कॉस्ट, जितने की कार होगी उतने की, उसका 10% हर साल क्या करना है, सैलरी में ऐड हो जाना है। कार हमारा क्लियर हो गया। अगर इंप्लायर की तरफ जल्दी रिप्लाई वो करता हूँ, रिपीट करता हूँ, अगर इंप्लायर ने इंप्लाई को गाड़ी दी हुई है तो उससे पूछें भाईजान गाड़ी दी हुई है, ठीक है, आपका जो है आगे आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, ठीक है, प्रैक्टिकल। वो कहते हैं यार दफा करो गाड़ी को, आप कहते हैं भाईजान मैंने बता दी, आप ऐड नहीं करवा रहे, कल को कोई नोटिस आएगा तो आप जिम्मेदार होंगे। आप बरीउल जिम्मा हो गए एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर।
और एम्प्लॉयर को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर को बता दें, और अगर आप खुद अपने रिटर्न फाइल करें तो आपके दिल में आपको पता होना चाहिए आपने टैक्स के क्या कही है, ट्रीटमेंट गलत की है। तो अगर आपको बॉस गाड़ी दे या किसी एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसको एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है और वो दोनों पर्पज के लिए तो 5%, अगर सिर्फ उसके प्राइवेट यूज के लिए एम्प्लॉय के तो 10%, और अगर ऑफिशियल यूज के लिए तो कुछ भी सैलरी में ऐड नहीं होगा। जी आपका क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। तो ये हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये मतलब कि बात दफा होता है, अब हमारी कंपनी में इस तरह है कि डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं गाड़ी, वो डायरेक्टर है। इसलिए भी यूज करते जी जी, डायरेक्टर और जी गाड़ी जो है वो एनडीएन पे वो register होती है, इंडियन मतलब कि कंपनी के एनडीएन पे होती है। कंपनी के एनपीआर पे, ओके, कंपनी के एनपीआर, वो कहते हैं कंपनी के एनपीआर यूज कौन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो नहीं है इतनी वो, लेकिन आपको 6 साल तक नोटिस आ सकता है। क्या कल को वो देख सकते हैं कि गाड़ी का ट्रैकिंग नंबर और एक बंदे की सिम हर वक्त इकट्ठे मूव करते हैं? यानी एक बंदा जो ड्राइव करता है उसके मोबाइल सिम होगी, उसी के नाम पे होगी, और गाड़ी में हर जगह ट्रैकिंग लगी होती है, कोई सैटेलाइट ये वो। कल को ये सारा डाटा एफबीआर के पास जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भर्ती कर रहे हैं, तो आप ये समझे आज 2026 है, 6 साल तक आपको नोटिस आ सकता है 2026 का। तो बताएं 6 साल तक आप गलती कर बैठे आज। अभी तो एफबीआर को नहीं पता चलता किसके कंपनी नाम निकलवाते हैं गाड़ी और खुद इस्तेमाल करता है, वो कहते हैं कंपनी का डायरेक्टर भी है तो वो इंप्लाई तस्वर होगा गाड़ी के केस में। क्लियर हो गया? तो 6 साल बाद जब टेक्नोलॉजी आएगी और पुराने खाते खुलेंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज भी और पेनाल्टी भी। अगर कोई नहीं करता तो अलग बात है, कानून बता दिया। प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है कि दोनों चीजों को वो ट्रेस कर सके। क्लियर हो गया जी? जो बिजनेस है उनका एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनता है, तो वो भी बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। हो सकता है बिजनेसमैन कह दे मैंने तो गाड़ी दी हुई है उसको, आप फिर कैसे झुटला सकते हैं? 100 और तरह के तरीके। जी सर अगर सैलरी 150 है, जी जी, 10,000 है, तो 5% ऑन कोर्स ऐड, मतलब कि जो 150 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये एक सैलरी हो जाएगी, वो हम आगे बताएंगे। फिर गाड़ी का 10% या 5% जो भी होगा वो उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद टैक्स रेट लगाएंगे। टैक्स रेट क्या होगा वो भी आज बताएंगे। जी ये जो 5% या 10% ऑफ कार कॉस्ट ऐड करना है, ये जिस साल गाड़ी मिलेगी, जितने की इंप्लायर को पड़ी, जिस साल गाड़ी हमें मिलेगी एम्प्लॉय को, हर साल हर साल अगर 5% है तो 20 साल में एक्सपायर हो जाएगी। कितने साल? 10%, 10 साल, 5% करते जा रहे हैं तो 20 साल, जब तक फुल्ली तौर पर वो हो ना जाए। जी इधर से क्वेश्चन तक। अच्छा सर, सैलरी जी इधर इधर पीछे वाले। जी जी बोलिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सॉरी, फॉरेन इनकम और कंपनी की इनकम, फॉरेन इनकम कौन से हेड में आएगी, अदर सोर्सेज में आएगी? नहीं नहीं, फॉरेन इनकम भी इनकम फ्रॉम से 5 हेड है ना, यही फॉरेन के भी 5 हेड है। हो सकता है बंदा ऑनलाइन जॉब कर रहा है, सैलरी अमेरिका से ले रहा है, बिजनेस यहाँ पे है। हो सकता है बिजनेस अमेरिका में है और सैलरी यहाँ से, तो यस फॉरेन सोर्स इनकम भी यहाँ 5 होंगे और ये भी 5। जी इधर कार कॉस्ट की बात होगी, ये मतलब डेप्रिशिएटेड कॉस्ट लगेगी इसका नहीं, जितने की एम्प्लॉयर को पड़ी उस दिन की बस। फर्स्ट डे। हाँ फर्स्ट डे, नेट बुक वैल्यू नहीं होगी, यानी डेप्रिसिएटेड वैल्यू नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे जरा ये। जी 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 जी, बस 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 बस, बाद में एंड पे कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे मजीद हो जाए। कार का मामला हल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इम्प्लाई ने, मैं बाद में ले लूंगा। आपका क्वेश्चन था, सॉरी मैंने आपको रोका था, आप कर लें। सर ये सैलरी की लिमिट्स भी होती है ना, 6 लाख से नहीं वो सारा करेंगे, वो टैक्स रेट है वो मैं बताऊंगा, वो फर्स्ट शेड्यूल का बता दूं बाद में। अच्छा, अब है उसने घर दिया हुआ है, हाउस, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होती है? कुछ अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, फलां फलां, उसके अलावा एक होती है बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी का 45% मैं BS लिखूंगा। अब अगर किसी इंप्लायर ने इंप्लाई को दिया हुआ है घर, अब वो घर छोटा है, बड़ा है, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, लाहौर में है, लोधरा में है, बड़े शहर में, छोटे शहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही कानून है, जब भी कोई घर देगा इंप्लायर इंप्लाई को ये इस्तेमाल करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 45% ऑफ जितनी बेसिक सैलरी होगी उसका क्या लेना है आपने, 45%, और वो सैलरी में क्या कर देना है, ऐड कर देना। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। तो हमने कार की बात कर ली और हाउस रेंट की बात कर ली, अब आगे चलते हैं। ठीक है, 5% ऑफ बेस सैलरी, बेसिक सैलरी पूरे साल की उसका लेंगे 45% और सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? देखिए, कोई बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वो सैलरी है। क्या उसको घर दे रहा है? अगर घर ना देता तो
उसको खुद से रेंट पे रहना पड़ता, तो ये फायदा है ना। और गाड़ी अगर किसी से किराए पे लेके चलाए और खुद एम्प्लॉयर ने दी हो तो फायदे तो हैं ये। चले जी आगे चलते हैं। अब आते हैं, एक अक्सर कंसेप्ट आ जाता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल मैं लिखता हूं थोड़ा, क्योंकि यहाँ इस पे लिखना पड़ता है, हम बोर्ड पे लिखने वाले पुराने बंदे हैं, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी हमें, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस हर महीने कुछ पैसे दे देता है भाईजान। तुम्हें हो बुखार, तुम्हें हो जुकाम, तुम्हारा खुदा ना खास्ता हो एक्सीडेंट, कोई भी बीमारी है, हॉस्पिटल चले जाओ, जहां भी चले जाओ, ये तुम्हें मंथली एक पैसे मिल रहे हैं, इसी से तुमने अपना इलाज करवाना है। क्लियर हो गया? तो ये मेडिकल अलाउंस है। अब है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी एक ब्रॉडर टर्म है। मसलन उसने कहा मैंने तुम्हारा जो है इलाज का बंदोबस्त कर दिया, जब भी परेशान होना ये जुबली इंश्योरेंस का कार्ड ये अपने पास रखो, फला फला हॉस्पिटल से इलाज करवा लेना, ये भी मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा मेडिकल का उसने कहा है जब भी बीमार हो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। क्लियर हो गया? जी जी, आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बस आप लोगों ने अपना जो है वो बंद रखना है, जो आपका जी जी, अच्छा अच्छा, मैं ओके 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 ओके, ठीक है, चले चले। अच्छा हम कहाँ पे थे? मेडिकल। मैं दोबारा बता देता, ठीक है? वो चीजें हैं जो यूजुअली नहीं बताई जाती, वो बताए ना आपको, ठीक है? तो मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल अलाउंस जो है एक रेगुलर पेमेंट होगी, हर महीने मिलेगी, ठीक है? और मेडिकल फैसिलिटी क्या है? उसने कहा जुबली इंश्योरेंस वाले तुम्हारा इलाज कराएंगे, उनको प्रीमियम मैं पे करूंगा। यार तुम जब भी बीमार होगे मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। यार ये बताओ कि तुम ब्लड प्रेशर और जो ये मेडिसिन लेते हो वो मुझसे आके क्लेम कर लिया करो, रीइंबर्समेंट। ये सारे मेडिकल फैसिलिटी में आते हैं। तो मेडिकल अलाउंस है, रेगुलर पेमेंट है। इसके अलावा जितने इलाज है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? मेडिकल फैसिलिटी में। इसमें 5 सिचुएशन बनती है, वो अपने पास कहीं पे नोट कर लेंगे तो आपको। भी आपने बताया जी जी, बस मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी में 5-6 बातें आ जाती है। मसलन जैसे वो कहते हैं सर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने इलाज करवाया, ये देखो मेरा, वो कहते हैं बिल लेके आओ और उसको पैसे दो, इसको कहते हैं मेडिकल रिइंबर्समेंट। एक, यार तुम्हारा इलाज हुआ, क्या बना? सर जी अभी पैसे देने हैं, तो एम्प्लॉयर खुद जाके पैसे दे दे, इसको कहते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। सारे फैसिलिटी में आते हैं। तो 2 कैटेगरीज मेन बन जाती हैं, एक है मेडिकल अलाउंस और दूसरे का नाम है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है? मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बीएस, पता है ना, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% ले ले, उतने तक एग्जाम्प्ट है। अगर उससे ऊपर हो तो वो टैक्सेबल है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। उसने लिया, बेसिक सैलरी है 10 लाख पूरे साल की, उसका 10% ले तो 1 लाख, ऐसा ही है, 1 लाख। उसको मिला है 1,20,000, कितने तक एग्जाम्प्ट है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो कितना फिर टैक्सेबल हो जाएगा? 20,000 उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ₹1,00,000 उसको क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या है? एग्जाम्प्ट है। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं मेडिकल फैसिलिटी की तरफ। मेडिकल फैसिलिटी देखा जाएगा कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये क्या बला होती है? जब एम्प्लॉय आता है तो उससे कोई ना कोई फॉर्म फिल कराते हैं, कोई ना कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बड़ी कंपनीज तकरीबन देती है, उसको क्या कहती है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर तो पहले दिन ही लिख दिया गया कि भाई तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी देंगे तो एग्जेम्प्ट है। और अगर अभी अभी रहम आया है, पहले कुछ नहीं था, तो वो टैक्सेबल है। ले जी, मेडिकल का मामला हमारा हल हो गया। मेडिकल दोबारा बता देता हूं। मेडिकल अलाउंस का हमें पता चल गया क्या भला है। मेडिकल फैसिलिटी
है क्या हमें पता चल गया, किसी तरह का कोई इलाज, पहले पैसे दे दे बाद में पैसे दे दे, उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसको कार्ड दिया हुआ है, जो भी है इंप्लायर बर्दाश्त कर रहा है, तो इसको कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मतलब जब आप आए, उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, दैट मे बी हॉस्पिटलाइजेशन, दैट मे बी ओपीडी, दैट मे बी एनीथिंग। अगर पहले दिन से उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी, इसको कहते हैं एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जितना भी लाखों रुपए भी लग जाए उस पे, वो सारे की सारी एग्जेम्प्ट होगी, कुछ भी सैलरी में ऐड नहीं होगा। और अगर शुरू में नहीं लिखा हुआ था, अब उसको इलाज हुआ है 12 लाख लग गया, तो 12 का 12 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट से क्या मुराद है, टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्सेबल से क्या मुराद है, ठीक है, या तो ये 100% एग्जेम्प्ट होगा या 100% क्या होगा, टैक्सेबल। 100% टैक्सेबल कब होगा, जब शुरू में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं लिखा था और एम्प्लॉय आया था, अभी अभी उसको रहम आ गया कि जनाब इसका इलाज हुआ है, हमें तो इसका इलाज करवाना चाहिए वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया, इसकी परसेंटेज होगी या इसकी परसेंटेज नहीं, बस सारे का सारा या तो एग्जेम्प्ट होगा या फिर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो अब हम तीन बातें होंगी, मेडिकल अलाउंस कितने तक एग्जेम्प्ट है, ये भी नहीं देखा जाएगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था या नहीं था। क्लियर हो गया। मेडिकल फैसिलिटी अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो 100% एग्जेम्प्ट, और अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो 100% टैक्सेबल। क्लियर हो गया। इसका मतलब है पहली एग्जम्पशन हमें सैलरी में पता चली, और वो है 10% ऑफ मेडिकल अलाउंस। अक्सर होता है, क्या होता है, अक्सर होता है। अब आपके पास कोई भी बंदा आता है तो उससे कैसे कहेंगे कि सैलरी वाला अपना डाटा लेके आओ, कैसे पता चलेगा कि वो सैलरी स्लिप तो 1 महीने की होती है, टैक्स ईयर पूरे 12 महीने का होता है, सैलरी सर्टिफिकेट। तो कोई भी सैलरी वाला बंदा है उससे कहें अपना सैलरी सर्टिफिकेट लेके आओ। क्या लेके आओ, सैलरी सर्टिफिकेट। आज मैंने आपको भेजा है ये कुछ इस तरह के, मैंने एक भेजा हुआ है, तो उस पे सैलरी सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। उस बंदे से कहेंगे हमें रूल 44, बाद में पढ़ लीजिएगा, रूल 44 सैलरी, तो उस बंदे की सैलरी को 24 जो है 42 या 44? रूल 42, रूल 42, ठीक है, 44 वाला और होता, ठीक है। तो उसका ये लिखा हुआ है सैलरी, और सैलरी का टैक्स जिस सेक्शन पे कटता है उसको कहते हैं 149, ठीक है। उस बंदे का नेशनल टैक्स नंबर रखा हुआ है, उस बंदे का CNAC रखा हुआ है, अब तकरीबन ये सेम होते हैं, ठीक है। तो 91 लाख उस बंदे की सैलरी थी, और उस पे टैक्स कटा हुआ कितना, ठीक है, तो 24,56,914 रुपए उस पे टैक्स कटा हुआ। तो सैलरी वाला आए तो भाईजान बाकी बातें भी उससे पूछेंगे, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट आपने लेना है उससे क्या कहेंगे, क्या लेके आओ, सैलरी सर्टिफिकेट, अपना सैलरी सर्टिफिकेट लेके आओ। सैलरी सर्टिफिकेट ले आए तो काफी हद तक आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, यूजुअली ये सारी कैलकुलेशन जो उसका अकाउंटेंट है वो करके बैठा होता है, और वो अकाउंटेंट सैलरी सर्टिफिकेट देता है जब वो, मैं इसको शेयर कर लूं, ओके, मीटिंग क्या हो गया, क्या आ रहा है, IT 48 और ये चीज सेम होती है। ऑलमोस्ट कह रहे जी। ऑनलाइन वालों को भी सैलरी सर्टिफिकेट नजर आ रहा होगा, तो ये सैलरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। और जो है इसकी बाकी जरा थोड़ी सी डिटेल आपको पता चल गई, क्लियर हो गया जी। सैलरी सर्टिफिकेट, ये तो सैलरी सर्टिफिकेट, जैसे आप सैलरी सर्टिफिकेट उससे लेंगे तो आगे एक एक्सेल वर्किंग नाम की चीज आ रही है, उधर चलते हैं। तो इस तरह की आप वर्किंग बनाएंगे। देखिए कोई भी काम अंधाधुन आपने नहीं शुरू करना, डायरेक्ट आपने उसकी जो है रिटर्न फाइल नहीं करना शुरू कर देनी, ये आपने देखना है सैलरी, जो सैलरी पे लिखी हुई है, ये कुछ ऊपर लिखा हुआ है ग्रास, ठीक है, ठीक है, ग्रास, ठीक है, ग्रास समझ लें, उसकी 24 लाख सैलरी है, हमने इधर ऐड कर दी, ठीक है। और फिर उसकी जो है एग्जेम्प्ट, अब बताएं एग्जेम्प्ट क्या होगी, मेडिकल अलाउंस,
मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं कि 30,000 उसकी क्या है, एग्जेम्प्ट। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे जाते हैं और हम इस तरह की आपने वर्किंग बनानी है, थोड़ी सी वर्किंग को हम ऐसा ऐसा फाइन करते जाएंगे, चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। शायद मैंने हाँ ये शेयर की हुई है, ये वाली शीट तो शेयर की हुई है, देख लेते हैं कि बच्चों को शेयर हो रही है जी, हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी अब अगर सॉरी 30,000 में 3 लाख लिख लिया, चलिए 3 लाख, 3 लाख अगर एग्जाम्प्ट है तो आपके फिर टैक्सेबल पीछे कितनी रह गई जिस पे टैक्स लगना। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया जी। हम अब दोबारा से वापस जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो हमें कुछ किसी हद तक सैलरी का पता चल गया, साथ में करेंगे सैलरी की मैं आपको शीट शेयर करूंगा, उसमें से भी काफ़ी सारी बातें। अब दोबारा से हम चलते हैं बेसिक्स पे। सैलरी का हमें पता चल गया कि जनाब हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है और वो तकरीबन 9 लाख है। हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो अभी हमने कहा था जनाब 21 लाख है। 21 लाख कैसे बनी थी पता है ना, ठीक है। इसी तरह से हम कह देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस है हमारी, ठीक है, वो कर लेते हैं 6 लाख। अब सैलरी तो ग्रॉस पे आती है, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस भी ग्रॉस पे आती है? पता है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे, हाँ थोड़ा बहुत हमें पता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो टोटल इसकी इनकम, टोटल इनकम इसकी इनकम कितनी बन गई, ठीक है, 27 लाख, 27 लाख 6 लाख, सॉरी 6 लाख, 21 लाख प्लस 6 लाख, तो कितनी हमारी इनकम बन गई, 27 लाख। इसको कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, कुछ इनकम होती है, कुछ इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट है, उसकी बेहतरीन एग्जांपल है एग्री इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मोटी मोटी बात बता दो। अगर किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने जमीन के ऊपर फसलें उगाई हुई हैं, उनको बेचता है, फसलों पे लगा 30 लाख रुपया खर्चा, और जो बेच रहा है गंदम वो बिक रही है 40 लाख, कितनी एग्रीकल्चर इनकम है, 10 लाख। समझ गया ना, 40 की बेची और खर्चा हुआ 30 लाख, वो कहते हैं ये एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब एक बंदा अपनी जमीनों पे काश्तकारी कर रहा है, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक बंदे ने जमीन ठेके पे दी हुई है, लीज पे दी हुई है, जो ठेका आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। इसका मतलब अगर एक बंदा है, उसने जमीन किसी को दे दी कि मुझे साल के 10 बोरियां गंदम दे दो या 24 लाख रुपया दे दो, जो भी हम कह रहे हैं, 50 बोरियां दे दो, 100 बोरियां दे दो, तो उसको जो ठेका आ रहा है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट, वो भी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तीसरी बात जो अक्सर लोगों को नहीं पता, कानून में लिखी हुई है, उसकी किसान अकेला काम नहीं करता। जब वो गंदम काट रहा होता है, गंदम काटने वाले कुछ लोग होते हैं, जब वो गंदम की वो कर रहा होता है, यूं समझ ले जो है थ्रेशर लगी होती है उस पर थ्रेश करके, ठीक है, या उससे पहले वो रीप कर रहे होते हैं, वो उसको कटर वगैरह, तो अगर वो लोग फिर थ्रेशर वाला, फिर जनाब आते हैं कुछ लोग उसको गंदम जो है घर तक पहुंचा के देते हैं और वगैरह वगैरह, अगर ये सारे लोग गंदम या चना जवार बाजरा अगर ये पैसे ना ले और ये गंदम ले ले, जवार ले ले, मूंगी ले ले, जो भी इस तरह चीज है, यानी पैसे ना ले, बदले में वो क्या ले ले, फसल ले ले, वो भी इनकम कौन से वाली, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इनकम अब 3 से हो गई, काश्तकारी से आने वाली इनकम, जमीन को ठेके पे देने वाली इनकम, और अगर कोई बंदा किसान के साथ इन्वॉल्व है, उसकी हेल्प कर रहा है और बदले में पैसे ना ले, अगर पैसे ले तो उसका बिजनेस सर्विसेज में चला जाए। अगर वो बिजनेस क्या कर रहा है जनाब, तो 3 तरह के एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, पता है, क्लियर हो गया ना। एग्रीकल्चर इनकम ले जी, उसकी एग्रीकल्चर इनकम जी, बोले बोले, जितनी हो, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, सेक्शन 41। तो एग्रीकल्चरल इनकम इसी वजह से, क्योंकि एग्री मुल्क है, था तो किसानों के लिए, लेकिन जमींदारी फायदा उठा रहे हैं जी। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो इनकम लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें, वो कोई और कानून बन जाएगा। मुझे पता है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बाकियों को नहीं पता होगा, तो हम इनकम टैक्स में ही रहते, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रहते जी। असल में ना एग्रीकल्चर इनकम, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन, इनकम
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये फेडरल, एफबीआर क्या नाम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो कहते हैं हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, लेकिन वो फिर पटवारी या वो लोग आबियाना बियाना, तो प्रोविंशियल लेवल पे वो फिर एग्जाम्प्ट नहीं है। देखिए अगर कह दे फलां गाड़ी पे टोल टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या गाड़ी पे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा? वो तो और है, सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। तो मैं फिलहाल बात किसकी कर रहा हूं, इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स फेडरल कानून है। प्रोविंशियल किसी हद तक फिर एग्रीकल्चर पे लगते हैं, वो आते हैं बियाना बियाना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्योरली इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जी अगर एग्री इनकम भी 4 लाख शामिल कर ली जाए, तो अब बताएं टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, कितनी, 31 लाख, समझ गए? तो इसका मतलब है टोटल इनकम में ना सिर्फ ये हेड्स वाली इनकम आ जाएगी, बल्कि एग्जेम्प्ट इनकम भी आ जाएगी। यही सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, अगर पढ़ना चाहे तो। टोटल इनकम से क्या मुराद है, एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम, हम यूं कह रहे हैं जी। अगर एग्रीकल्चर इनकम में हमें लॉस होता है तो वो टोटल इनकम में देखिए हम जब इनकम पे टैक्स नहीं देंगे तो लॉस में भी हमें फिर क्लेम नहीं कर सकते। ओके जी, जी ये जी तो ये शो करना लाजमी है। जी। अगर हम एग्रीकल्चर जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो रिपोर्ट ही कर सकते हैं। कल से उसको प्लाट लेंगे, वो आपसे पूछेंगे भाईजान ये प्लाट कहाँ से आया, तो आप क्या कहेंगे? तो कोई ना कोई थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो एक रिकॉन्सिलेशन बनती है, वहां पे बताना जरूरी होता है रिकॉन्सिलेशन इनकम टैक्स में। नहीं जी, अच्छा, जो एग्रीकल्चर इनकम होती जी है जी, ये वही बंदा डिक्लेयर कर सकता है जिसके अपने नाम पे लैंड हो, या कि जिसका भी बिजनेस है नहीं नहीं, देखिए एक बंदा है काश्तकारी कर रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। जिसकी जमीन है वो काश्तकारी कर रहा है तब भी एग्रीकल्चर, उसमें ठेके पे दी हुई है तब भी। तो काश्तकार अगर किसी और की जमीन पे कर रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर, वो तो एग्रीकल्चर कर ही रहा है ना, जमीन का होना लाजमी नहीं जी। फिर ये जो 21 लाख बिक्री है ये हमारी पहले 24 लाख थी, तो 30 लाख उसमें एग्जम्पशन थी। दोबारा दोबारा, जो ये 21 लाख, हाँ 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 ठीक है तो ठीक। उसमें नीचे वाले जब एग्जम्पटेड है तो हमने भी इसको नहीं नहीं, मैं 21 नहीं लिख, मैं वैसे 21 लिख रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, 24 लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारी कितनी इनकम हो गई, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हमारी कितनी इनकम हो गई, 31 लाख, 31 लाख हमारी इनकम, ठीक है, 31 लाख हमारी इनकम है। अब ये बताएं कि टैक्स का क्या मकसद है, अमीरों से पैसा लेना और गरीबों पे खर्च करना, अगर सही देखा जाए। दरमियान में ठीक है करप्शन होती है, ये वो हम उसके जिम्मेदार नहीं, ठीक है। तो टैक्स का असल मकसद है, टैक्स किस पे लगता है जी, अमीरों पे, जिसकी इनकम होगी, जिसकी ज्यादा इनकम होगी उस पे टैक्स भी ज्यादा लगा। ये कंसेप्ट है टैक्स का। गवर्नमेंट कहती है भाई मैंने गरीबों की मदद करनी है, लोगों के लिए सड़कें बनानी है, ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाना है, एहसास राशन प्रोग्राम चलाना है, मैंने सब्सिडी देनी है, तो मुझे आप लोगों से टैक्स चाहिए। लिहाजा गवर्नमेंट टैक्स लेती है अमीर लोगों से और गरीब लोगों पर किसी हद तक या खर्च करती है। क्या ज़कात का भी यही निज़ाम है? यही है, फर्क है टैक्सेबिलिटी, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, ज़कात एसेट्स पे लगता है, वो भी एसेट जो कितना रहे आपके साथ पूरा। तो ज़कात वो कहते हैं आप ज़कात दो, ठीक है, ज़कात आप दे। तो एक ज़कात पे करने वाला कहता है भाई इनकम टैक्स वाले क्यों कह रहे हैं ज़कात दे, वो कहते हैं हम आपको रिलैक्सेशन देंगे। रिलैक्सेशन से क्या मुराद है, ज़कात किसी बंदे ने पे की हुई हो, तो समझ ले 4 लाख उसने ज़कात पे की है, तो वो 4 लाख, या इसको थोड़ी अमाउंट कर लेते हैं, इतनी ज़कात कौन पे करता, लेकिन उसने 2 लाख रुपए ज़कात पे की हुई है, वो कहते हैं भाईजान ये ज़कात माइनस कर ले। क्या कर ले, ज़कात माइनस कर ले। इसका मतलब है आप ज़कात पे करें तो एफबीआर आपको अप्रिशिएट करता है, और वो कहता है आपकी टोटल इनकम में से ज़कात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जिस बंदे ने 2 लाख ज़कात पे की, अब उसकी इनकम कितनी बन गई, 29 लाख। कैसे पता चलेगा मैं लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? गवर्नमेंट को हम कर लेते हैं, सारी तरीके बता दूंगा, तो जरा वो लॉस या प्रॉफिट वो बिजनेस में आता है जी। इधर से सर इसमें ये जो ज़कात है, नहीं, आपका क्वेश्चन लंबा है, मुझे पता चल गया मुझे, चलिए आज ज़कात उसने पे की, बस हम यही समझ रहे हैं कि ज़कात उसने पे की, ज़कात उसने पे कर दी तो टोटल इनकम में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब जरा ऐसे मैं कह देता हूं, टैक्स का रेट है 29%, क्या इस 29 लाख पे लगा दे, क्या इस पे लगा दे, या इसमें से मजीद कुछ माइनस करें, क्या कौन से वाली? जब वो खुद कह रहा है कि इस पे टैक्स नहीं लगना, तो इसका मतलब है हमने समझ लिया
टैक्स टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर दें और क्या माइनस कर दें, एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर लें। एग्जेम्प्ट इनकम पता है ना, कितनी थी एग्जेम्प्ट इनकम? 4 लाख। तो ये हमारी बन जाती है टैक्सेबल इनकम। कितनी बन गई जरा बताइएगा? तो टोटल इनकम माइनस ज़कात माइनस कौन से वाली, एग्जेम्प्ट इनकम, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अब बताइएगा टैक्सेबल इनकम 25 लाख। कितनी? 25 लाख। क्लियर हो गया? 25 लाख। तो टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में हमें फर्क पता चल गया। टोटल इनकम जितनी भी इनकम है, चाहे एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है, सबको ऐड कर दो, उसमें से जक़ात माइनस कर ले। अच्छा, जक़ात का थोड़ा सा मैं नाम चेंज करता हूं, जक़ात को कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस, अगर याद हो जाए। दो तीन और भी डिडक्टेबल अलाउंस है जी, हमें पता चल गया। ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस है, हमने उसको टोटल इनकम में से माइनस कर दिया। और जो एग्जेम्प्ट इनकम, ये फिर ऐड क्यों की हमने? एग्री इनकम, टोटल इनकम तो है ना, एग्री इनकम 4 लाख इनकम तो है। तो जी हमें पता चल गया, हमें ये वाली बात समझ आ गई। अब ये टैक्सेबल इनकम है, अब बताएं इस पे 29% लगा दे। अब लगा दे, हाँ जी अब लगा दे, क्योंकि अब हमारी टोटल इनकम किस में कन्वर्ट हो गई है, टैक्सेबल में। ये समझ आ गई। ये 29%, कितना मैं कह रहा हूं, 29%, ये कंपनी का रेट है। ये किसका रेट है? कंपनी का। हम तो किसी बंदे की बात कर रहे थे। कंपनी का, अगर ये इनकम होती किसकी, ठीक है, किसकी, कंपनी की। भाई कंपनी सैलरी थोड़ी ना इनकम लेती है, कंपनी की तो बिजनेस इनकम होती है। लिहाजा ये 29% कंपनी का था। तो फिर आम बंदे पे कौन सा रेट लगता है, ठीक है, आम बंदे से कौन सा रेट लगता है? तो हम ऐसे जंप लेते हैं और आपके जो बेसिक्स वाले नोट्स हैं, फिर से हम उधर जाते हैं। बेसिक वाले नोट्स आपके मौजूद हैं, उसका पहला पेज छोड़ के दूसरा पेज छोड़ के पेज नंबर हम आते हैं जनाब कौन से वाले पे, 7 पे, पेज नंबर 7 पे। ये कुछ रेट दिए गए हैं, वैसे रेट होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। जितने भी रेट होंगे, जैसे मैंने बताया कंपनी पे कितना लगता है, 29%, कंपनी 29% लगता है, ठीक है। तो ये रेट आ गए। अब ये एक टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। क्लियर हो गया? टेबल 1 टेबल 2। अब मुझे बताएं हमारी कितनी इनकम थी, कितनी? 25 लाख। वेयर द टैक्सेबल, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड कितनी, 6 लाख। कुछ भी नहीं पे करना। 6 लाख से 12, ये अभी के रेट बता रहा हूँ, अपडेटेड रेट है। 6 लाख से 12 लाख तक कितना, 15%, लेकिन किसका, अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। फिर 12 से लेकर 16 लाख तक 90,000, 90,000 होगा 12 लाख तक। 6 लाख तक कुछ नहीं है, 6 लाख से 12 लाख तक 90,000 हो गया। और जो अमाउंट एक्सीड करेगी किससे, 12 लाख से, उसका मैं शेयर कर, 12 लाख से जो अमाउंट एक्सीड करेगी, ठीक है, उसका कितने परसेंट, उसका कितने परसेंट, 20%। ये कंसेप्ट समझ आया? ये ओके हो गया। अब 16 लाख से कितने तक, 32 तक। भाई 16 लाख तक हो गया 1,70,000, और जो 16 लाख से एक्सीड करेगी उस पे कितना लगेगा, 30%। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है। अब बताएं हमारे वाला कौन सा है? अच्छा, इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। तो हमें कौन सी रो सूट करती है, 4। क्लियर हो गया? अब बताएं हमारी इनकम, मैं दोबारा से जाता हूं अपना वो जो पढ़ रहे थे उस पे, उधर जाता हूं, और आप थोड़ा सा याद तो होगा ना आपको, ठीक है। तो कितना, 25 लाख है। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करें जरा, टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल जरा बताइएगा। 1,70,000 प्लस कितना था, 30% किसका, अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख, 16। तो 16, 25 लाख हमारी है, 16 लाख तक हमें पता चल गया कितनी है, 16 लाख तक हमें पता चल गया कितनी है, कितनी है, जो है 1,70,000। तो बाकी कितना बच गया, 9 लाख। 9 लाख पे कितनी, 30% ऑफ 9 लाख, कितना, 2,76,000 प्लस 1,70,000,
4,40,000। ये कंसेप्ट समझ आ गया? 4,40,000। 4,40,000 वो कहते हैं भाई जब टैक्स दे दे 25 लाख पे। आपने देखा था 91 लाख एक बंदे की इनकम थी तो कितने पे कर रहा था? 24 लाख टैक्स था। अभी जो हमने टैक्स सर्टिफिकेट देख, ये इस तरह से होती है कैलकुलेट। क्लियर हो गया? 4,40,000 अगर तो होगा ये सैलरी वाला, इसका टैक्स विद हेल्ड कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है, और बाकी सैलरी उसको दे देंगे। क्लियर हो गया? अब बताएं, 4,40,000 उसका टैक्स बनता है और उसका कंपनी ने टैक्स ऑलरेडी 4 लाख डिडक्ट किया हुआ है, क्या फिर भी वो 4,40,000 मजीद दे? ऑलरेडी पेड टैक्स उसमें से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। बाज दफा इसको एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। कितना हो गया? 4 लाख क्या करना है? माइनस कर देना है। तो अभी फिर मजीद कितना पे करे? 40,000 पे कर दे। ये मैकेनिज्म होता है। तो अब जरा मैं जल्दी से इस मैकेनिज्म को रिवाइज करता हूं। सारे हेड्स की इनकम इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम हमारी बन जाएगी टोटल इनकम, उसमें से माइनस करेंगे डिडक्टिबल अलाउंस, माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, तो हमारी क्या बन जाएगी? टैक्सेबल। टैक्सेबल इनकम पे फर्स्ट शेड्यूल लगेगा या कौन से फर्स्ट शेड्यूल वाला टेबल 1 लगेगा या 2 लगेगा? कब 1 लगेगा 2 वो डिटेल से बताता हूं, ठीक है? 1 या 2 लगेगा, जो है 1 या 2 लगेगा तो हमारी क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम से टैक्स पेएबल, जो हम ऑलरेडी पूरे साल के दौरान पे कर चुके होंगे, ठीक है? वो जरा लिख दें कौन कौन से होते हैं। एक सैलरी पे जो टैक्स होता है वो हम क्लेम कर लेते हैं। हम कोई गाड़ी लें उस पे जो टैक्स होता है, ये मोटे मोटे टैक्स बताने लगे, वो हमारा यहाँ पे, यानी अगर गाड़ी पे उसने 1,000 रुपया पे किया होता तो 1,000 मजीद ऑलरेडी पेड टैक्स में कह रहा हूं, ऑलरेडी पेड। नंबर 1 आपकी सैलरी पे टैक्स कटा होता है। नंबर 2 आप जो गाड़ी लेते हैं उस पे टैक्स कटा होता है। नंबर 3 1,000 सीसी से ज्यादा जो गाड़ियां होती हैं उन पे टोकन टैक्स में थोड़ा सा इनकम टैक्स होता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन पे जितना इनकम टैक्स होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप जब रिटर्न फाइल करने लगे उस बंदे से कहें अपने मोबाइल फोन सर्टिफिकेट लिया। बाज दफा वो जो आपको फ्रेंचाइज पे जाना पड़ता है, बाज दफा आपकी ये जो एप्स हैं इन पे ऑनलाइन निकल आता है। आपने कोई प्लाट खरीदा या बेचा उस पे जो टैक्स है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन के साथ पीटीसीएल पे आपका कोई टैक्स कटा हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये मोटे मोटे टैक्स है। इसी तरह से जो बड़े बड़े स्कूल है, जी 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 मैं आज आपको बता देता हूँ मोटे मोटे टैक्स। हम एरिस पे जाते हैं, अभी थोड़ी सी आपकी बेस बना लें ताकि एरिस पे जाए तो कुछ चीजें हमें समझ आए। तो वहां पे पूरी एक लिस्ट बनी हुई है विद होल्डिंग टैक्स की। मैं भी लिस्ट एक आपको बना के हल्की बहुत शेयर कर दूंगा। जी जी सर ज़कात के डिडक्टेबल होने के लिए इंस्टीट्यूट का रेकग्नाइज होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे करेंगे तभी होगी। वो कैसे होती है? सेंट्रल जकात फंड में जमा होती है। इसका मतलब है किसी गरीब मोहताज, किसी हमसाए को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को जकात दे तो वो जकात आपके पास प्रूव नहीं होगा ना कि मैं जकात। इस तरह तो हर बंदा कहता है मैंने जकात दी है और अपनी टैक्स को क्या वो कहते हैं सेंट्रल जकात फंड में जमा कराएं। ठीक है, इधर से क्वेश्चन था पहले वो करना। एक से ज्यादा हेड से इनकम होगी, जी जी फिर कौन सा रेट पे होगी? सब अप्लाई करेंगे, वो बताता हूँ। टेबल 1 टेबल, फिलहाल आप टेबल 1 नहीं समझे, वो मैं बता दूंगा। जी जी सर वाउचर से भी वो होगा? नहीं नहीं, वाउचर से क्या मुराद? नहीं, ये वाउचर नहीं नहीं, वो डोनेशन होती है जिसपे वाउचर मिलता है। जकात सेंट्रल देखे ना आप जब जाते हैं ना कहीं, चलो मैं बता दूं। जकात सिर्फ सेंट्रल जकात फंड में जमा होती है और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो डोनेशन है वो और चीज है। आपने सुना होगा जकात और सदकात। सदकात डोनेशन है, जकात है वो गवर्नमेंट को जमा होती है। आपने जकात किसी गरीब मोहताज को दे दी, किसी इदारे को दे दी, वो अप्रूव नहीं होगी सेंट्रल जकात फंड। हाँ, डोनेशन जो है वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन लाइक शौकत खानम है, लाइक आगा खान है, लाइक लिबार्ड है, अखुअत है, उधर देते हैं। लेकिन डोनेशन की मैं बात नहीं कर रहा, उसका कंसेप्ट और है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? जकात की। इन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने बता दिया। जी जी तो हम जकात भी सिर्फ शौकत खानों को दे देते हैं? नहीं नहीं दे सकते, अच्छा। वो देंगे, वो डोनेशन कंसीडर होंगे। तो आपने देखा होगा ये अक्सर जो ये जमात इस्लामी वाले पढ़े होते हैं तो कहते हैं जकात इधर डालें और सदकात इधर डालें, दोनों का इस्तेमाल अलग है। ठीक है, तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं, सिर्फ सेंट्रल जकात फंड में जमा कराएंगे। उधर से क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलते। क्लेमेबल फंड है, फंड पे गेन टैक्स पे क्लेमेबल फंड से क्या मुराद?
टैक्स है हमारा। जी जी, ये 4 लाख, 4 लाख। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। डिडक्टेबल टैक्स है जी वो काम है, उससे क्लेमेबल टैक्स है, तो उसका क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। रिफंड का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, रिफंड तो और चीज है ना। अगर रिफंड तो होता, अगर मैंने इधर 8 लाख जमा कराया होता, 4,40,000 काट दो, बाकी मुझे रिफंड कर दो, वो रिफंड होता। जी फिजिकली होता है, फिजिकली जाना पड़ता है। और जो है, आपको सीधी बात है, अगर बताऊं तो रिश्वत भी देनी पड़ती है, अदरवाइज आपका इसमें काम नहीं होता। जी, इधर से क्वेश्चन नहीं आप जी, वो ज़कात जो है, अगर प्रॉफिट एंड डेट पे है तो वो एक और केस है, अदरवाइज वो ज़कात भी सेंट्रल ज़कात फंड मानी। जी बस, क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा आपको दीदार कराता हूँ एरिस पे, ताकि अगले 5-7 मिनट हम एरिस पे गुजारें, ताकि थोड़ा हम प्रैक्टिकली भी सीखें। ठीक है जी, मैं एरिस पे चल जाता हूँ। और ये देखें एरिस पे। बेटा जो ऑनलाइन वाली है, सॉरी, आपको म्यूट किया हुआ होता है, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। उस तरह से अगर हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उसके लिए माजरत। जो है, जी 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 जी, आयरिस आयरिस आयरिस। जी अच्छा, सर आयरिस हमसे इस भी तरह। क्वेश्चन लें सर, हमें भी जी जी, बहुत आपसे सारी क्वेश्चन कंफ्यूजन लेंगे है। लेंगे 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 लेंगे। चलिए, सर क्वेश्चन ले लें। ड्यूरिंग अगले 5 मिनट आप लोगों के हैं। जी बोले, एक बोल ले, कौन? अहमद बख्श बोल सर रहा है। जी जी, जी सर, सर ड्यूरिंग लेक्चर जो क्वेश्चन लेते हैं ना सर, हम क्योंकि नोट्स बना रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है ना, तो वो क्लियर हो जाती है सारी नोट्स के कंफ्यूजन रेफर में में। क्लियर करूंगा। मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे वॉइस नोट भी कर सकते हैं बात। अब हमने क्वेश्चन लिख लिया करें, और बाद में मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जी, और वसीम ने ओके सर। क्वेश्चन रेज किया। जी बोलिए। सर जी मेरा बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि वैसे जो भाई ने भी सवाल किया मेरा तो वही था। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ड्यूरिंग जो लेक्चर आप दे रहे हैं ना, उसी वाले में हमारी कोई ऐसी पॉइंट मिस हो मैं रही है आप लोगों के तो पाँच लिख सात के मिनट मुझे। एंड पे रख लिया करूंगा। ये असल में ना, मैं उस टाइम पे जो आपका हैंड रेज है उसको देख नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है जूम के साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट रख रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपकी आवाज ओपन है और ये फिजिकल वाले भी सुन रहे हैं। जी वसीम, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। राबिया, आप बोले। सर सॉरी फॉर इंटरवेंशन। जी जो जी, भी स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह लास्ट पे क्वेश्चन आंसर होगा। आपके क्वेश्चन लिए बगैर क्लास वाइंड अप नहीं होगी। अब बिल्कुल ओके नेक्स्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। वसीम साहब, वसीम साहब ने कह दिया है कि आप क्वेश्चन आपसे लेंगे और हम आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये होगा। जी हम आगे चलते हैं। जरा ये आरएस आ गया, ऐसे ही किसी का उस क्लाइंट से इजाजत लेके, मैं ऐसे, आपने यहाँ पे यूजर आईडी, और यहाँ पे, अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो मैंने आपको एक्सेल दिया है, उसमें भी ऐसे तस्वीर लगा के मैंने दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, ये कैसे आएगा? एनटीएन बना। ठीक है, एनटीएन बना के, तो नेक्स्ट हम एक क्लास रख लेंगे कि एनटीएन को कैसे बनाते हैं। फिलहाल एनटीएन बन गया, उससे आपका आईडी कार्ड और आपका एक पासवर्ड जो आपको एफबीआर ने दिया, वो हमने गया और हम गए। ये एक वेबसाइट है, iris.fbr.gov.pk, और उस पर लॉग इन। ठीक है, वैसे भी अगर गूगल पे आयरिस लिख दें तो वह यहाँ पे आ जाता है। हमने लॉग इन किया। वो कहता है भाई, इंसान हो या, आधी जिंदगी तो इनको बताने में गुजर गई कि हम इंसान हैं। FN3M, मतलब गूगल का तो वो होता है, बताएं सड़क में काले निशान कहाँ हैं, ये देखें, इन पीले निशान किधर हैं। तो हम, ये दोबारा CM इनवैलिड, यानी क्या आ रहा है? वेबसाइट में कोई मसला तो नहीं आ रहा है? ये तो सारे अपने ही फाइल कर दे वेरीफाई। नहीं, टेम्परेरी अकाउंट टेम्परेरी लॉक ड्यू टू। जी जी, नहीं नहीं यार, आप अपना अकाउंट क्यों रिवील कराते हैं? ये तो रैंडम पर्सन है, ये ना बाद में कुछ हुआ बड़ा है। दोबारा से कोशिश कर। W P5 अंदर से ना लॉग इन कर लिया करेंगे। फर्स्ट वाला W कैपिटल है। फर्स्ट वाला कैपिटल और लास्ट वाला स्मॉल।
देख लें भाई, ये डब्ल्यू अब ठीक है। सारे सवाल है, डी एम एल बी और 6 इनमें, ठीक है ना, ये देख लो यार, अब ना करो ऐसे। चले चले और बताएं, अब बताना 5 ओके। एक्स कैपिटल है या छोटे वाला? अच्छा चल, स्मॉल है। 3 ई और 2 एक्सपायर। ये देखिए दोबारा बताएं, 6 ए पी सारे छोटे हैं, जी 6 है, कंफर्म हो गया। नहीं पासवर्ड का मसला नहीं है, कोई साइड का मसला है। इतने पासवर्ड ये सारे मेरे पास सेव आ रहे हैं, सारे मेरे क्लाइंट है, पॉसिबल ही नहीं। कोई इसका रोल आ रहा है तो जल्दी से हम एक्सेल पे जाते हैं और वहां पे आपको वेबसाइट तो बताते हैं। जी ठीक है जी सर। बोले। सर वेबसाइट ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ आप लॉग इन कर और रहे हैं? जी 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 लॉगिन हो रहा हमारे साथ लाहौर में बारिश हो रही है ना असल में। है सर, यहाँ भी बारिश हो रही नहीं आपकी मैं बारिश 2 लाहौर से नंबर है। लॉग इन हूँ ऑलरेडी। जी जी कोशिश कर, नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारे तकरीबन यहाँ से करने। चलिए हम एक्सेल की शीट पे चलते हैं, कोई मसला नहीं, वहां पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। है। हम पे एक्सेल के, हमारा जी जी एक्सेल, ब्राउजर नहीं यार मैं आपकी बात क्यों मानूं। अच्छा चलिए आ जाए, तो ये सैलरीड है, ठीक है। इसमें जो आ रही है, एक तो यूजर आईडी पासवर्ड है, सैलरी सर्टिफिकेट थोड़ी बहुत हमारी, MIS रिपोर्ट, ठीक है। MIS रिपोर्ट कहाँ है, उस सेक्शन पे चलते हैं। ये आप लॉग इन होते हैं तो एक ऐसे एक आता है, कैसे होगा तो हम कमिंग उसमें कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वहां पे आप जाते हैं तो जितने आपके टैक्स कटे हुए होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, MIS रिपोर्ट, ठीक है। जो है MIS रिपोर्ट क्या है कि ये एक तस्वीर आ रही है, तो बेहतर होता कि लॉगिन होता, लेकिन अंदर से मैं लॉगिन करके आऊंगा तो बेहतर होगा कि जो है, लेकिन खैर ये आप ऐसे देखेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट डिटेल, यानी आईआरएस ओपन किया, वो जो लॉगिन हम कर रहे थे, तो आप देखेंगे तो पेमेंट डिटेल नाम की एक चीज आ रही होगी, उसमें आप जाएंगे और उसमें अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, ये देखें ये पेमेंट डिटेल है, ठीक है, डिटेल हो गया। यहाँ पे आपने ऑल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2025 है तो यहाँ पे 2024 जुलाई से लेकर कहाँ पे जून 2025 होगा ना, वो करके ये सर्च वाला बटन दबाएंगे तो इस पीरियड में जितने आपके टैक्स कटे हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस शर्त ये है कि ना सिर्फ टैक्स कटे हुए हों बल्कि कहीं ना कहीं पे जमा भी हुए हों ना। ऐसे एम्प्लॉयर अक्सर टैक्स काट लेता है, आगे जमा नहीं कराता, यहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरह से बाज दफा आपकी जो काफी सारी कंपनीज हैं जो टैक्स जो है आपका काट तो लेते हैं और आगे जमा नहीं कराते, जो आपके नाम पे टैक्स जमा हुए होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। जी हमें समझ आ गई। सैलरी सर्टिफिकेट हमें पता, यूजर आईडी पासवर्ड का पता चल गया ना, ठीक है, जो अभी नहीं करने दे रहा था। जी अभी आगे चलते हैं, एक्सेल की वर्किंग। एक्सेल की वर्किंग जरा हम देखते हैं। ये हमारी सैलरी है, पता नहीं कितनी थी, 24, और उसमें से एग्जेम्प्ट कितनी थी, 3, तो हमारी कितनी आ गई, टैक्सेबल सैलरी। जी टैक्सेबल सैलरी तो हमें पता चल गई। क्या मैं अगर बताऊं तो बच्चों को शेयर हो रहा है, शेयर, ठीक है। अच्छा ये तो हमें पता चल गया। अच्छा यहाँ पे कोई टोटल इनकम आ रही होगी कितनी, 21 लाख, क्योंकि साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वो भी ऐड हो जाए तो 21 लाख। ये पता नहीं DA डिडक्टेबल अलाउंस, और साथ में कुछ लिखा हुआ है क्या, ज़का। क्लियर हो गया। जब वो हम माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ पे आ गई टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद कोई टैक्स ऑन सैलरी, तो ये था 40 पे इतना, और जो 40 से आगे बढ़ेगी उस पे इतना, कुछ था ऐसा। जी हमें पता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स। तो आपने खुद से फिगर ऐड करके इसको वो करना है। जी हमें समझ आ गई, इतना लेस टैक्स क्रेडिट या कोई ऑलरेडी पेड टैक्स था ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा कुछ और भी होंगे। ये देखिए ये एक लिस्ट आ रही है जो आप कह रहे थे कि वो कौन सी लिस्ट है, ये ऑलरेडी लिस्ट।
149 सैलरी पे आपका कोई टैक्स कटा हुआ होगा, ठीक है। कोई एक कंपनी पे, कोई दो कंपनी में काम करता था। इसी तरह से आप जो कैश विड्रॉल कराते हैं तो समटाइम आपका टैक्स क्या हो जाता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो भी आप कर दे। कार परचेज पे, फिर टोकन टैक्स पे, फिर मोबाइल सिम पे, इसी तरह से कोई पिछले साल का कोई रिफंड आ रहा है, ये सारे उसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बाकी या तो आपका पेएबल आएगा, और अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया तो वो क्या आ जाता है, रिफंडेबल। और अगर दोनों बराबर हो गया तो आपका पेएबल क्या हो जाएगा, नील। किसी हद तक हमें समझ आ गई, क्लियर हो गया। आखिरी बात, आखिरी दो तीन बात, कंपनी बी से क्या मतलब तो है? ये दो दो कंपनी में जॉब कर रहा था, ठीक है, जिससे हमने डेटा लिया, कैसे बना रहे हो, ए पे बी पे, जैसे पार्ट टाइम जॉब होती, वो भी टैक्स काट रहे थे, वो भी टैक्स काट रहे थे। ये किसी हद तक समझ आ गई। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ओवरऑल मैकेनिज्म, और उसके बाद हम इस क्लास को ऑफ करेंगे। कुछ आपको समझ आएगी, कुछ मजीद कल समझ आएगी। बहुत सारी बातें आपको पहले नहीं पता थी, कुछ पता चल गई, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आपको 100% समझ आएगी, कुछ ना कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो जो सेक्शन मैंने आपको बता दिए वो एक दफा जाके आपको पढ़ने पड़ेंगे। जी आप बता दें, आप पहली दफा कोई एक पर्सन है, उसने प्रॉपर्टी परचेज की है, जी जी वो एट द टाइम ऑफ परचेज इनएक्टिव था, ठीक है, इनएक्टिव फाइलर था, जी जी फाइलर था, जी इनकम टैक्स की। जी जी तो उसने टैक्स क्यों से आया, डबल रेट के हिसाब से दे दिया, जी पे कर दिया। और उसके बाद वो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या न्यू टैक्स ईयर में वो एक्टिव हो गया, तो वो टैक्स क्लेम कर सकता जी क्लेम कर सकते, सारे का सारा क्लेम कर सकते, चाहे वो फाइलर वाला हो चाहे नॉन फाइलर वाला हो, जितना टैक्स होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। जी तो ये जो 149 है, नहीं, इसमें कॉर्पोरेट भी आ रहा होता है और अदर एम्प्लॉयज भी आ रहा होता है, तो उनका सेम ही है सबका। जी जी सेम है, इधर तो शो हो जाएगा ना, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे नॉन कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो हम टेक्निकल टर्म की बात नहीं करते जी। चलिए आगे। हाँ अब हमें पता है, जरा अब जरा देखिएगा, एक आदमी है, अच्छा जितनी भी मैंने बताई है ना आपको बातें, मैं शेयर कर दे, पता नहीं अभी ऑटोमेटिक, इनकम टैक्स की जितनी मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, वो सारी बातें कहलाती हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक इनकम स्टेटमेंट हो गई। एक बंदा कहता है मेरे 4 लाख है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 2 लाख, ठीक है, मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है 3 लाख, ठीक है। हम कहते हैं उसकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, कोई ज़कात नहीं थी, तो उसकी टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम दोनों सेम हो गई ना, ठीक है जी। कितनी कितनी 9 लाख। कंसेप्ट समझ आया? इसका मतलब है वो कह रहा है मैंने इस दफा इस साल में 9 लाख कमाए, फिर हम नीचे रखेंगे उस पर टैक्स कितना बनेगा और ये वो, ये सारी कहलाती है इनकम स्टेटमेंट। क्या कहलाती है? इनकम स्टेटमेंट। ये बात क्लियर हो गई, इनकम स्टेटमेंट। अब टैक्स वाले जिस चीज पे नजर रखते हैं वो कहते हैं भाईजान पिछले साल तुम्हारे जो एसेट थे वो थे 20 लाख के टोटल। इसका मतलब है ये साल समझ लें 2025 है, तो कब शुरू हुआ होगा? ठीक है, जुलाई जो है 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024 को उसके टोटल एसेट पिछले साल की, यानी 30 जून 2024 को अगला दिन, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को तुम्हारे पास टोटल थे 20 लाख। इस दफा तुमने टोटल कमाए, ठीक है, मैं कहता हूं इन फ्लो, तुम्हारे पास जो पैसे आए वो कितने आए? ये भाई ये मिटा दे, 9 लाख। कितने? 9 लाख, ठीक है। तो इस साल जो तुम्हारे पास पैसे आए वो कितने आ गए? 9 लाख। अगर वो 1 रुपया भी खर्च ना करे तो उसके टोटल एसेट कितने होने चाहिए? 29 लाख के। क्या ये पॉसिबल है कि 1 रुपया भी खर्च ना करे? नहीं, कुछ ना कुछ खर्च करेगा। अब ये बिजनेस वाले खर्चे नहीं होंगे, ये उसके पर्सनल में होंगे। मसलन पेट्रोल का खर्चा आज का सबसे बड़ा खर्चा, ठीक है, पेट्रोल पे तुमने लगा दिए 50,000, ठीक है जी, 50,000। इस तरह जो है खाने पे, ग्रोसरी पे तुमने लगा दिए जनाब आपने 4 लाख, ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरह शो नहीं किया तो दैट इज व्हाट द टैक्स। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से वो उसको पकड़ते हैं, ठीक है। आगे थोड़ी सी अभी अब ऐसे बता रहे हैं। तो टोटल ये बाकी सारे खर्चे हो गए जनाब, जनाब इसको थोड़ा, ठीक है, 90,000, बाकी सारे खर्चे 90,000 आ, ठीक है। तो टोटल उसका
आउटफ्लो खर्चा कितना होगा, कितना कितना 5 लाख, 5 लाख, 5,40,000, ऐसा ही है, मैं आपकी मान रहा हूं, कोई गलती हो तो मेरा। 5,40,000। अब बताएं उसके पास पैसे या एसेट या किसी भी सूरत में जो उसके पास टोटल एसेट थे शुरू में वो कितने, वो कैश में होंगे, कोई प्लाट लिया होगा, कोई गाड़ी की जिस तरह भी थे, कितने के थे। और इस दफा इनफ्लो मजीद कोई एसेट आए, पैसे आए 9 लाख, उसमें से 5,40,000 खर्च कर गए, तो उसके क्लोजिंग 30/6/2000, कौन से वाला कह रहे हैं, 25, कितने पैसे होने चाहिए उसके पास, कितने, जरा सही से कर लें कैलकुलेटर निकाल लें, ये नहीं चलता तो कैलकुलेटर चला लें, कोई 23 लाख, 23,60,000, क्लियर हो गया। इस अमल को कहते हैं वेल्थ रिकंसाइल करवाना, वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको ये जमा करवानी पड़ती है, आपको रिटर्न के साथ इनकम स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ती है, प्लस कौन से वाली, वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी जमा करवानी पड़ती। अब तक हमने जितनी बातें की हैं वो इनकम स्टेटमेंट की है, लेकिन आपको साथ में एक, तो उसका होता जी क्या जरा है, रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं दोबारा कर देता हूं, आपके ओपनिंग सारे एसेट, मैं 29 भी मिटा देता हूं दोबारा, आपके सारे ओपनिंग एसेट प्लस जितना इनफ्लो हुआ, अब वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, वो टैक्सेबल भी हो सकता है, क्लियर हो गया, माइनस जितने आपके खर्चे हुए, आपके बच्चों की फीस पे, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे, आपके बिजली के बिल, आपने जो टैक्स पे किया, वो सारे खर्चे माइनस करके इस टाइम आपके पास 23,60,000 होने चाहिए, क्लियर हो गया। इस अमल को क्या कहते हैं, WRS, वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और उससे पहले हमने जितना पढ़ा उसको कहते हैं कौन से वाली, IS, इनकम स्टेटमेंट। ये क्लियर हो गया। अब उसके पास जो 23,60,000 है, ये किसी ना किसी एसेट की शक्ल में हो, ठीक है। मसलन क्या वो कहता है, जनाब एक तो मेरा प्लॉट है, कितने का, इसको थोड़ा सा, प्लॉट है मेरे पास 10 लाख रुपए का, पीछे कितने रह गए, 13,60,000। वो कहता है मैंने एक बाइक ली हुई है 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख की मेरी बाइक आई है, 2 बाइक से यूं कर ले। और मेरे घर में जो फर्नीचर है वो भी कोई 2.5 लाख का है, फर्नीचर कर ले, हाउस होल्ड आइटम कहते हैं उनको, वो कितने के, 2.5 लाख के। बैंक में मेरे पास, ठीक है, बैंक में मेरे पास, ठीक है, कोई पड़ा हुआ है 2 लाख रुपया, बाकी कितने बच गए, वो मेरे पास कैश में पड़े हुए हैं, वो मेरे पास किस में पड़े हुए हैं, कैश में, कितने बताएं, कितने होने चाहिए, ये आपने लकीर लगा दी है ऐसे रेड सी, जी कितना, 1.5 लाख कंफर्म है, 1.5 लाख दोनों से 23,60 है, 23,60 में से 10 लाख माइनस कर दे 13 लाख, 4 लाख माइनस कर दे 9 लाख, ठीक है, और से 2,50,000 हो गया, तो कितना, इसी तरह से करते जाए, बताइएगा जरा, कर लें कर लें कर लें कर लें, 1,10,000, पीछे कितना बचा, ज्यादा, जी जी नहीं नहीं 4 लाख ही है बस, 2-2 लाख की, जी जी जल्दी से, जी जी बोले, जी 1,10,000 में मान लेता हूं आपकी बात, ऐसा ही है, 1,10,000 टोटल होना चाहिए, 23,60,000, सब समझ आए। तो कहते हैं भाईजान आपके पास 20 लाख थे, अब आपके पास 23,60,000 होना चाहिए, इसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट दो चीजें होती हैं, इनके दरमियान एक लिंक होता है वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, आपने जितना कमाया, जितना टैक्स दिया, जितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो माइनस करके वो सारा कुछ, ये क्या कहलाता है, इनकम टैक्स। इसी को इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। लेकिन रिटर्न खाली नहीं लगानी, साथ में क्या लगानी है, वेल्थ स्टेटमेंट।
वेल्थ स्टेटमेंट के फिर दो हिस्से कर लेते हैं, एक वेल्थ स्टेटमेंट, एक वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक वेल्थ स्टेटमेंट, एक वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है, अब बताएं, एक बंदे ने पिछले साल अपनी इनकम रिटर्न फाइल की थी और वेल्थ स्टेटमेंट में शो किए थे कितने, 20 लाख। इस दफा वो कहता है मेरी 9 लाख इनकम है, 5,40,000 मेरे क्या है, खर्चे हैं। तो कहते हैं भाईजान तेरे पास फिर कितने खर्च होने चाहिए, टोटल एसेट 23 लाख। उसका एक प्लाट पता चला 30 लाख रुपए का, तो उसको नोटिस भेजेंगे कि भाईजान आपकी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल आपके एसेट कितने होने चाहिए, 23,60,000। आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड एसेट है जो आपने, वो कहते हैं इसी साल तो कमाया है मैंने, वो कहते हैं भाईजान फिर टैक्स तो नहीं दिया ना। ठीक है, अगर आपने इस साल कमाया है तो फिर इस 9 लाख की बजाय 30 लाख इसमें मजीद क्या करो, ऐड करो, 39 लाख पे टैक्स दो। जो प्लॉट एप्रिसिएशन हो जाती है जी नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं, उसी पे जी, एप्रिसिएशन भी नहीं करना। हिस्टोरिकल का दो तरह का मेथड होता है, एक रिवैल्यूएशन, एक हिस्टोरिकल। तो हमने हिस्टोरिकल ही लेंगे, उतने पे शुरू में जितने का लिया, ठीक है, जब तक बेचेगा नहीं। अब ये बताएं, वो कहते हैं भैया आपके पास 30 लाख का प्लाट पड़ा हुआ है और इसकी रजिस्ट्री वाले दिन भी अमाउंट कितनी थी, 30 लाख रुपए। ये कहां से आया है, इस चीज को कहते हैं नोटिस। और जो जो नोटिस आता है वो आता है सेक्शन 111। कहते 111 ब्रिगेड और 111 सेक्शन से अल्लाह बचाए। ठीक है, 111 ब्रिगेड का तो पता है ना आपको, जो जब मार्शल लॉ लगता है तो एक ब्रिगेड है, उसका काम ही यही है कि वो आते हैं हरकत में। और 111 सेक्शन भी मार्शल लॉ ही है। भाईजान ये एसेट कहां से लिया, अब वो क्या करेंगे, वो इस जो आपने रिटर्न फाइल की 25 की, उस पे आपने इनकम कितनी शो की, 9 लाख रुपए, और टैक्स भी 9 लाख पे दिया। वो उस पे 30 लाख रुपया मजीद ऐड करेंगे और उसको कितना बना देंगे, 39 पे टैक्स बनाएंगे। 9 लाख वाला आप दे चुके हैं, ऊपर 30 वाला। लेकिन ये ऐसे इतना आसान नहीं होगा, आपको पता है स्लैब रेट वो चेंज होते हैं ना। आप पता नहीं 20 वाली, 22 वाली, 9 लाख वाली पे दे चुके होंगे, अब वो पहुंच जाएगा 40 पे, तो अब आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा जब भी कोई क्लाइंट आता है पहली रिटर्न फाइल करवाने लगे, उसे कहो भाईजान एसेट पे टैक्स नहीं लगता, किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। अभी जो तुम्हारे एसेट्स हैं खुदा के लिए वो हमें बता दो, हमसे ना छुपाओ, हमें बता दो। लोग क्या करते हैं, लोग लगते हैं मैं इसको एसेट ज्यादा बताऊंगा तो ये मेरी इनकम ज्यादा लिखेगा, लिहाजा वो एसेट क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। अब उसने एसेट छुपा लिया, बताएं बैंक बैलेंस नहीं बताया, तो बैंक जब ओपन करवाने जाते हैं तो आपको आईडी कार्ड लेते हैं, यही आईडी कार्ड आपका एनटीएन है। जब दोनों को मिलाएंगे तो आपस में वो वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपने कोई प्लाट लिया तो सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, आईडी कार्ड में शो हो रहा है ये सारी। अब लगे अभी हम जब रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हर क्लाइंट को तकरीबन मैसेज आ रहा था, आपने प्लाट लिया है, कांग्रेचुलेशन, रिटर्न भी फाइल करें। आपने हर जो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। ठीक है, आप जो है आपने क्या किया हुआ है, ठीक है, तो आपने जनाब आपने ये इतनी ट्रांजैक्शन की है साल के दौरान, जो अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न भी फाइल करें। उनको सारा सिस्टम जो है उनका जो आपस में इंटीग्रेट है। तो आपने जब भी सबसे पहले तो सैलरी सर्टिफिकेट मांगना है, बाद में उसके एसेट्स की डिटेल पूछनी है, प्लाट कितनी है तुम्हारे पास, गाड़ियां कितनी है तुम्हारे पास, जो है वो कहेगा ना तुम्हें क्या, उसे कहो भाईजान मैं एक तरह से डॉक्टर हूं, मेरे पास आप आए हो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए, या अपनी भी कर रहे हैं तो आपके लिए, या बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं कंपनी की कर रहे हैं, तो जो भी है आपने कोई इनकम, ठीक है, हाइड नहीं करनी। हाँ कुछ ये है कैश में कुछ चीजें ले रहे हैं तो वो बचत हो सकती है, बाकी। अब ये बताएं, एक बंदा अपने खर्चे, कहते बड़ा बेहतरीन तरीका है, ये 9 लाख रुपए इनकम शो करो, ये खर्चे छुपा जाओ। भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो क्या उनको नहीं पता कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहाँ पे, 60,000 के जूते ले लिए और इधर कहते हैं मेरा कोई खर्चा नहीं है, समझ रहे हैं?
तो वो जो आप स्टाइलो शूज पे या जो आप जो है जे डॉट पे जो खर्चा कर रहा है वो उधर पहुंच रही है रिपोर्ट। हाँ, अभी वो निकम्मे हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट अभी अभी उन्होंने तकरीबन 1000 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्ट या फुल क्वालिफाइड रखे हैं। वो बंदे निकम्मे नहीं है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जानते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर भी जानते हैं। इनका डाटा जब इकट्ठा होगा, ठीक है, तो फिर लेने के देने, ठीक है। तो कोशिश करें कि चीजों को बेहतर रखें, जो वाकई में आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है वो दें। और फिर एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर, आप पूरा कानून बता के उसके सामने रख दें, ठीक है। और उसे कहें कि भाई ये बनता है, ठीक है। आप फिर भी कुछ चीज छुपा रहे हैं तो आपकी मर्जी है। आपको एसेट्स बताएं, एसेट की डिटेल बताएं, जितने प्लाट हैं वो सारे के सारे डिक्लेयर करें। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो यार वो छोड़ रहने दे, कम एसेट। उसे कम एसेट नहीं, एफबीआर को पता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो क्या देना पड़ेगा? आईडी कार्ड ना। आईडी कार्ड और एनटीएन एक ही चीज है, तो कोई भी चीज छुपी नहीं है। बेहतर है उसको पूरी एक आप करा के दें। ले जी, जितनी हमारी इनकम होती है वो इनफ्लो में आता है, वो जितने खर्चे होते हैं उसको, उसकी एक रिकॉन्सिलेशन बनती है, उसको क्या कहते हैं? वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिर जनाब वो वेल्थ रिकॉन्सिलेशन ओपनिंग प्लस इनफ्लो माइनस माइनस आउटफ्लो, तो वो क्या बन जाती है? क्लोजिंग। उस क्लोजिंग जितने आपके पास एसेट हो, अगर ये आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहे, या रिकॉन्सिलेशन में मसला है, या आपके कोई एसेट क्या है अनडिस्क्लोज है या पूरे नहीं है, ये इस तरह से चलता है। आज हम यहीं पे रखते हैं, कल हम इंशाल्लाह सैलरी इनकम को जो है उसकी रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। 1-2 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। जी जी सर, जो एसेट हम परचेज करते हैं, जी। स्कूल प्लॉट या कार, तो इसको हर साल स्पेल कर नहीं नहीं नहीं, बस एक दफा आपने ऐड कर दिया, हर दफा वो आता रहेगा उस कॉस्ट पे जब तक बेचेंगे नहीं। सर, सेकंड क्वेश्चन है कि जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जी जी जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया या कहीं से परचेजिंग करेंगे, तो डेबिट कार्ड इसलिए बेहतर है हमारे लिए या हम कैश पे करें? कैश पे करें, डेबिट कार्ड करें, लेकिन देखिए कैश पे कब तक ट्रांजैक्शन होगी? मैं अभी पता नहीं कौन से किधर गया हुआ था, वहां पे वो कैश ले ही नहीं रहे थे, अजहर भाईजान शाह शायद, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि कैश मतलब कैश की निस्बत बेहतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं आपके पास कार्ड नहीं है, अन करीब तकरीबन इकोनॉमी, अब तो सब्जी वाला जायज कैश है उसके पास, तो अन कब तक कैश पे करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको किस में आना पड़ेगा? ठीक है, आना पड़ेगा जो है कैश पे। बेहतर यही है कैश में करें, छुपे हुए हैं, बट यस इन द एंड आपको आना है, ठीक है। सॉरी, लें जी। तो जी 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 अभी क्या हूँ उसके पास जी जी पूरा जी जी बटन लगाने जी जी, जल्दी से जोर से बोलिए। जी जी ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो रहा है। जी 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 सर, जो लेस्को बिल में और दीगर बिल्स के अंदर जो गवर्नमेंट टैक्स काटती है, तो वो भी नहीं नहीं, बिजली का बिल सिर्फ मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकता है। टेलीफोन वाला आप क्लेम कर सकते हैं, बिजली वाला जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर सकता है। अगर कोई कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो कर सकता है। जो आपने मेडिकल अलाउंसेस के अंदर जो आपने एग्जांपल दी थी, वो दोबारा दे सकते हैं कि कौन सी वाली? मेडिकल अलाउंसेस में कि 10% एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 5। बाकी का टैक्सेबल होगा, समझ लें। तो आपने 12 लाख मेडिकल अलाउंस है और उसमें से 10% 10 लाख बनता है, तो वो 10 हो जाएगा, बाकी 2 सैलरी में ऐड हो जाएगा। सैलरी जी इधर से जी जी इनकम टैक्स, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते।
वो क्लेम नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं। सर आपने कहा था अलाउंस होता है एवरी मंथ पे करता है एम्प्लॉयर। यूजुअली रेगुलर पेमेंट। जी और आपने फैसिलिटी में जो मेडिकल फैसिलिटी उसमें बताया इंश्योरेंस कार्ड दे देते हैं कि आप जी तो हर महीने बीमार होने का इरादा है, हर महीने वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस। नहीं प्रीमियम पे करता है, आपको फायदा नहीं पहुंचा। आपको फायदा कब? एम्प्लॉय अगर आप पूरे साल में बीमार नहीं होते तो आपको क्या फायदा? वो कार्ड ही है सिंपल। तो आपको फायदा तब होगा जब आप इलाज करवाएंगे। वो प्रीमियम पे कर रहा है, आपको नहीं पे कर रहा है। आपको पे करे तो अलाउंस बन जाएगा। चले हम कंक्लूड करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन वालों के भी होंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको कल ले लेंगे। और कल हम सैलरी इनकम रिटर्न फाइल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत हमारा कंसेप्ट बन गया, ठीक है। थैंक यू। जैसा भी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? जी बेटा, सर इससे आप जो डॉक्यूमेंट्स ये रेफर कर रहे थे ग्रुप में शेयर कर दिए, ग्रुप में शेयर कर। सर शायद मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, ग्रुप का मेंबर नहीं है तो जल्दी से बन जाए, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। और मेरे पास कोई तरीका नहीं है, या तो मुझे सर पर्सनल मुझे मैसेज पता नहीं है करें। कि कैसे, हाउ कैन आई बी ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप? आप वसीम साहब हैं, उनसे कांटेक्ट करें जिनको आपने आपने जहाँ पे आपने एडमिशन करवाया। मैं ठीक है, नंबर शेयर वसीम कर साहब दूँ, से। कमेंट्स में जी भी जी चेक कर तो लीजिएगा। मैं ग्रुप में वसीम साहब को कहता हूँ कि वो आप भी कर दें। ओके है बेटा? एक सर एक क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कि मैं इनसे 2 मिनट ले लूँ, आप बैठे, मैं आपको जी ऑनलाइन वाले में अवेलेबल हूँ पूरे अगले 2-3 सर मिनट। मेरा एक क्वेश्चन जी सर मेरा पूछे। एक क्वेश्चन है कि अगर क्या कहते हैं, अब मेडिकल अलाउंस हमारा बन रहा है टोटल 1,20,000। अब 1 लाख हम लोगों ने निकाल दिया। सर 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, टोटल जो है 20,000 है। अब जी 20,000 पर उसकी परसेंट एज निकाल कर करेंगे या नहीं 20,000 पूरा हमें 20,000 पे सारे का करना सारा पड़ेगा? बाकी सैलरी में, बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा, और बाकी अलाउंसेस के साथ ऐड हो जाएगा। ओके यानी बाकी अलाउंसेस सारे के सारे सैलरी हैं, सवाए आपके जनाब आपकी जो है मेडिकल अलाउंस की। ओके जी सर, बोलिए। थैंक यू। जी बेटा, और अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मैं अगले 5 मिनट अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर, जी मेरा वालेकुम। क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होती है या उसकी कोई लिमिट होती है? 100% एग्जाम्प्ट है, जितनी मर्जी हो। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर आई लेकिन हैव ये अ क्वेश्चन। फेडरल लेवल पे एग्जाम्प्ट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर राहील प्रोविंशियल जी जी लेवल सर आई हैव अ कि वो क्वेश्चन। प्रोविंशियल लेवल पर तो 5 और 10% जो था वो तो हम लोगों ने 10 और 15% पे तो हमने करना पड़ता है ना जी मैं एग्रीकल्चरल लैंड के इसलिए कह रहा मुताबिक। हूँ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बट इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। मैं सारे रूल्स का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कह रहा हूँ। ओके सर, मेरा वो एक सवाल है प्लीज। जी बोले। सर कल अगर आप दोबारा विथ होल्डिंग तरह कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दें, बिकॉज आई मैं विद होल्डिंग टाइम में नहीं। पूरी की पूरी लिस्ट कल दोबारा करवाऊंगा। ओके एंड सर एक सवाल मेरा ये है दैट फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर ने जब मैंने टर्म्स अग्रीमेंट साइन किए उस वक्त उन्होंने मुझे टैक्स वो मेरे मेडिकल अलाउंस नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल में आ जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर से दैट ऑलरेडी हैज बीन मेड पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट, बाद में हो सकता है आपकी या वो आपकी ताहयात मैं एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं है आपके क्वेश्चन, दरमियान में शायद आपकी आवाज ब्रेक हुई थी, तो रिपीट कर दें। सर अगर हम जिस तरह एम्प्लॉयमेंट साइन करते हैं एट द टाइम जी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जी हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है तो फिर वो टैक्सेबल होती है बिकॉज वो एग्जाम नहीं जी है। बट देखिए मैं सब्सिक्वेंटली जिस समझ तरह गया आपने कहा। देखिए जी आप दरमियान में अगर देखिए कंट्रैक्ट अगर अमेंड कर लेते हैं तो वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ये नहीं है कि सारी जिंदगी नहीं होगा। आप आए, पहला साल आपने काम किया, अब दोबारा से कंट्रैक्ट आपका रिन्यू हो गया कि हम जनाब आपको आइंदा से मेडिकल फैसिलिटी दिया करेंगे, तो वो मेडिकल फैसिलिटी अब एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ओके सर, जो ज़कात है ये तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए फिर क्या कोई एग्जेम्पशन होती है? नहीं जो नॉन मुस्लिम की एक दो और एग्जाम्पशन है, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। यस, उनके ओके लिए भी है। जी थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन जी ऑनलाइन। अच्छा दो सर, तीन मेरी मिनट और। दो तीन चीजें पूछनी जी थी। रहील साहब बोले बोले, पूछे। अच्छा सर जी, आपने बताया कि जी 10 लाख रुपए इनकम है, जी मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, तो 12 लाख रुपए इनकम होगी। 12 लाख। 10 लाख रुपए सॉरी 10% उसका निकाल लेते हैं हम, तो बाकी 10,80,000 नहीं जो दस है ना। परसेंट नहीं निकालना, जब तक मेडिकल अलाउंस ना मिले तब तक कुछ नहीं निकालना। अच्छा, क्योंकि अक्सर रिटर्न में वो कहते हैं कि यार आपकी नहीं वो ठीक है यही दस होता है ना, परसेंट वो मेडिकल अलाउंस ऐसे ही झूठा मूठा वो कर देते हैं। कल को सैलरी सर्टिफिकेट आए और उसके मेडिकल अलाउंस ना हो तो क्या करेंगे? ठीक। दूसरी जी चीज ये है कि सर अब आपको गाड़ी हमें कोई देता है जी जो है ना एम्प्लॉयर, और वो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, बस वो आपको एक गाड़ी जो है ना वो देता है कि यार ये आप यूज कर सकते तो हैं यूजुअली यही हमारे। समझा जाता है दोनों पर्पस के लिए।
तो वो 5% फिर वो लाजमी है, पाँच क्योंकि पाँच आजकल परसेंट नॉर्मली कोई भी लाजमी नहीं है, ऐड क्योंकि आप करता है। इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमेशा मतलब जितने की गाड़ी होगी उसी के ऊपर जितने हर की साल। गाड़ी होगी हर साल 5% सैलरी में ऐड करना है। ठीक करते है। हैं नहीं करते, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, लॉ में यही है। ठीक है, लास्ट थिंग ये कि सर आपने वो जो पीडीएफ की फाइल शेयर की है ना, जी उसके अंदर स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर जो आपने एक बनाया हुआ है ना 4-5 लोगों का टैक्स ईयर, जी उसके जी अंदर जी दूसरे जी नंबर का मिस्टर अतीक का टैक्स है, वो टैक्स ईयर नहीं समझ आया स्पेशल किस उसमें तरह उसमें 2000 गलती है, उसमें गलती है, आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है। मतलब 2024 ही बनता है जी उसका। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सिमिलरली जो है वो मुश्ताक एंड सन्स का भी 2009 ही बनता है। जी जी चलें, थैंक यू सो मच सर जी। ओके नेक्स्ट जी सर। उमैर 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 जी बोले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये कंफर्म करना है कि मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों एक साथ ऑफर की जा सकती हैं? जी ऑफर की जा सकती है। फिर मेडिकल फैसिलिटी अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी वो तो एग्जाम्प्ट होगी, मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हुई तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट, सॉरी सारी की सारी टैक्सेबल होगी, और मेडिकल अलाउंस 10% तक होगा, कोई एक चीज ओके मिलेगी। ओके, थैंक यू। जी और हाशमी कुरैशी और हमाद हैं, मुदस्सर हैं, जी बोलिएगा जरा जी जल्दी। सर। सर आपने बताया था कि एसेट के ऊपर टैक्स नहीं होता, इनकम के ऊपर टैक्स होता है। जी ये 7E तो एसेट्स के ऊपर नहीं है? डीम्ड इनकम है, उसके साथ लफ्ज पढ़े। उन्होंने पहले उसको इनकम बनाया है, फिर उस पर टैक्स लगाया। उस सेक्शन का नाम है डीम्ड इनकम। सेक्शन को दोबारा पढ़िएगा, ठीक है? तो इसका ठीक, मतलब है थैंक यू। उसको भी है एसिड पे ही। एक दो और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, तो उसको वो कहते हैं इसको इनकम समझे। जी और क्वेश्चन? सही। सर एक क्वेश्चन है, मैं महताब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी सर आप ये बोले। जो बोनस और लीव इनकैशमेंट की जो अमाउंट होती है वो भी इनकम का पार्ट बनेगा? जी जी लीव इनकैशमेंट इनकम का पार्ट बनता है। गवर्नमेंट से हो, मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर ये रूल चेंज नहीं हो गया, गवर्नमेंट से हो तो एग्जेम्प्ट जी जी, होती है मैं और बाकी आपकी टैक्सेबल होती है। तो गवर्नमेंट इम्प्लाई और आर्म्ड फोर्स इम्प्लाई जितने भी होते हैं उनको एग्जेम्प्ट होती है और बाकी सबकी टैक्सेबल होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके उमैर आपका क्वेश्चन था। ओके डन सर, हो चुका हो चुका। हो चुका। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज।